रैंक 1 आपकी आई है। रिजल्ट वाले दिन क्या रिएक्शन रहा आपका? मन में आपके पहली बार कब आया कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए? वो मुझे लगा था कोविड के टाइम से। इंजीनियरिंग करते करते मेरा इंजीनियरिंग से मन तो पहले साल में हो गया था। तो अभी जैसे एमपीपीएससी की हम बात करें, पोस्ट बहुत कम आ रही हैं, रिजल्ट भी कई बार डिले हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स में भी, खासकर वो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनमें भी तनाव बढ़ रहा है। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो स्ट्रेस तो स्वाभाविक है। तैयारी के दौरान कभी आपको ऐसा लगा है कि आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं या आपकी पढ़ाई बीच में रुक गई है? नहीं, कभी नहीं हुआ। कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट रहा हो या किसी इंसान ने कोई बात कही हो जिससे आपको बहुत डीप मोटिवेशन मिला हो? तो मेरे लिए तो मोटिवेशन कहीं बाहर से आता नहीं है। कोई मोटिवेशन स्पीकर कभी नहीं देखा मैंने। आपने अपनी तैयारी कहाँ से की? किसी कोचिंग का आपने सहारा लिया था या सेल्फ स्टडी? क्लासेस में अटेंड नहीं करी, कोचिंग। एक सिंगल क्लास भी नहीं ली? तो आपने नोट्स प्रीलिम्स के भी बनाए थे और मेंस के भी बनाए थे? नहीं, प्रीलिम्स में देखो लूसेंट से पढ़ता था इंडिया के जीएस तो मेन। मैंने अलग से कोई ऐसे नोट्स नहीं बनाए प्रीलिम्स में जीएस के। प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या अप्रोच होती थी? क्या होता है कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाने के लिए, तो आपको क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है किसी के आंसर में कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है। तो किसी भी एस्पिरेंट्स को आंसर राइटिंग की शुरुआत कब कर देना चाहिए? कि ऐसा होता है कि आंसर राइटिंग थोड़ा सिलेबस पढ़ने के बाद करें। मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति रही थी? डेली एटलीस्ट एक जो 150 नंबर का टेस्ट होता है, एक पार्ट का पार्ट या भी वो एक टेस्ट जरूर लिखें। और इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की? 21-22 में तो मैंने खूब मॉक इंटरव्यू दे लिए थे। जब आप इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकले, क्या लग रहा था? कैसा इंटरव्यू रहा? तो इस बार तो देखो कॉन्फिडेंस का एक रीज़न ये था कि तैयारी बहुत अच्छी थी। तो नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी 2024 रैंक 1 के इंटरव्यू का इंतजार सभी को है। सब जानना चाह रहे हैं रैंक 1 ने किस तरह से पढ़ाई की, किन चीज़ों पर फोकस किया, उनकी रणनीति क्या रही, वो पहले क्या पढ़ते हैं, बाद के लिए क्या छोड़ते हैं, प्रीलिम्स को लेकर उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, मेंस को लेकर उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। तो इसी क्रम में आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवांशु शिवहरे जी, जिन्होंने एमपीपीएससी 2024 में रैंक 1 के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं उनकी इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में और उनकी रणनीतियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एमपीपीएससी 2024 में रैंक 1 आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी। रैंक 1 आपकी आई है। रिजल्ट वाले दिन क्या रिएक्शन रहा आपका? रिएक्शन कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल डे जा रहा था। सुबह वही ऑफिस वर्क। अगले दिन क्योंकि सैटरडे था तो मेरा घर निकलने का प्लान था पहले से। तो मैं एक्चुअली कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं जिनसे मैंने इंटरव्यू ली इस बार गाइडेंस लिया था 24 में, तो टोटल इंटरव्यू तैयारी मेरे साथ रहकर करी, मैं उन्हीं के साथ था। गुनाम में महेश सर हैं, इंस्टीट्यूट है छोटी सी, तो उनके साथ में बैठा हुआ था। मैं घर निकलना था, मैंने सोचा थोड़ा मिल जाऊँ, क्योंकि 24 का जब मैंने अटैम्प्ट पूरा दे लिया अपना इंटरव्यू, तो मुझे लगा कि अब क्या किया जाए, आगे कुछ और सोचा जाए या फिर एमपीपीएससी कंटिन्यू करें, क्योंकि रिजल्ट भले ही ना आ जाओ लेकिन हम प्रिपेयर रहते हैं कि क्या हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, लेकिन आगे पढ़ते रहें। ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू देके मैं बैठा रहा। तो उसी डिस्कशन ये सब कुछ चल रहे थे और वहीं रिजल्ट आया। और जानकारी मुझे मेरे साथ में एक और सीटी आई है गुनाम में, रोहित, उन्हीं मुझे जानकारी दी फ़ोन पर, और 10-15 मिनट तो आपको समझ में नहीं आता, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। और वैसे ही था। रैंक 1 आना एक तरह से जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं सपना होता है। कितना आप एक्साइट कर रहे थे कि आपका रैंक 1 आ जाएगा? नहीं, एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं दिमाग में लगता तो है कि शायद आ सकती है ना। दूसरी बात, लेकिन जब एकदम हकीकत में वो चीज़ होती है तो थोड़ा सा उसको कहते हैं ना, एब्जॉर्ब करने में समय लगता है। अभी भी ऐसा लगता है कि शायद उसको मैं फुली एकदम एब्जॉर्ब नहीं कर पाया हूँ, कि ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन क्या हुआ था कि 2022 में जब मेरे इंटरव्यू मार्क्स आए थे, इंटरव्यू और मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद, तो मेन से मेरे मार्क्स ठीक थे पिछली बार भी, जबकि मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर था 22 में कॉपी बढ़िया आने के कारण। तो 24 में क्योंकि कॉपी का साइज़ अनुकूल था जैसा मैं चाहता हूँ, छोटा साइज़, क्योंकि स्पीड का थोड़ा इशू था, तो मुझे लगा कि इस बार अटेंड पहले से तो बेहतर है। बस मैं ही प्रे कर रहा था कि इंटरव्यू में किसी तरह 130-140 नंबर मिल जाएँ, क्योंकि वो पिछली बार थोड़ा कमज़ोर रह गया था। और एक इंटरव्यू में 140 नंबर आए तो ठीक है, चीज़ें हुई। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपके पुराने अटेम्प्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। ओवरऑल ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, और 2021 का अटेम्प्ट मेरा पहला अटेम्प्ट था जो मैंने कॉलेज के साथ दिया था। 2021 में मैं पहुंच गया था, लास्ट मेरा अपना इंटरव्यू तक मैंने दिया था, लेकिन वो रिजल्ट अभी पेंडिंग है कोर्ट केस के कारण। 2022 का मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, जिसमें मेरी जो प्रेजेंट जॉब है कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की, वो चल रही है गुनाम में। फिर तीसरा इंटरव्यू मैंने 2023 का दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ।
और चौथा अटेम्प्ट 2024 का था। ओके, तो आप CTI ऑलरेडी हैं जी। और आप डिप्टी कलेक्टर हैं, तो CTI जब आप वर्क कर रहे थे तो यहाँ तैयारी के लिए आपने कैसे टाइम निकाला? देखिए मेंस तो मैं दे चुका था पहले, केवल इंटरव्यू भी एक मेरी चीज़ थी जो छूट रही थी। तो मैंने क्या किया कि लास्ट रिजल्ट आने के बाद से थोड़ा काम करना चालू किया इंटरव्यू पर, क्योंकि मुझे होप थी कि मेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब जॉब लगी तो थोड़ा सा शुरू में 10-15 दिन कुछ डिस्टर्बेंस रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह, क्योंकि इंदौर से मैंने रूम खाली किया, फिर मैं गुना गया, रूम सर्चिंग और वो सब शिफ्टिंग वगैरह, थोड़ा सा 10-15 दिन थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि स्टूडेंट रहते तो फ्री रहते हैं। आपका मन है आप आज पढ़ना चाह रहे हैं, आप कब पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप मतलब फ्लेक्सिबल रहते हो चीज़ों को लेकर। मेन चीज़ है कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम का एक वैसा प्रेशर है कि जैसे कोई और आपसे कोई काम करवाने के लिए कहे। लेकिन ऑफिस गए तो थोड़ा 10-15 दिन एडजस्ट करने में समस्या आई, लेकिन फिर ईजिली सब हो गया। स्टाफ बहुत अच्छा था ऑफिस का, गुना का अभी भी बहुत सपोर्टिंग। उनको पता था मेरा इंटरव्यू है, तो उन्होंने हमेशा से मतलब मुझे उतना काम नहीं दिया कि मैं घर पर जाकर परेशान हूँ। तो मैं कोशिश क्या करता था कि 10 से 6 के जो ऑफिस आवर्स थे, उसके अलावा सुबह 10 बजे से पहले तो उस 3 घंटा पढ़ाई, और शाम को 6 बजे के बाद ऐसे 11-12 बजे तक सोते हैं, तो उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ाई, क्योंकि शाम को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता था। क्योंकि सुबह कई बार अगर मौसम खुला रहता था थोड़ा सा मैं घूमने फिरने चले जाता था सुबह के समय। उसके अलावा 6-7 घंटे निकल जाते थे ईजिली। ओके, मन में आपके पहली बार कब आया कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए? आपने कब से अपनी तैयारी को स्टार्ट किया था? वो मुझे लगा था कोविड के टाइम से। कोविड के टाइम से सही लगा था कि इंजीनियरिंग करते करते मेरा इंजीनियरिंग से मन तो पहले साल में हो गया था, है ना। उस समय मुझे ध्यान है कॉलेज में एक सेशन हुआ, जो बाहर से कुछ गेस्ट आए रहते थे, तो एक सेशन उसमें ये बात चली कि जो भी आप जॉब करें, क्योंकि जॉब आप अपने टाइम पीरियड लाइफ के पूरे अपने लाइफ में लगभग आप मान के चलते हैं कि 25 से आप कुछ अपना काम चालू कर देंगे, और वो काम आपका चलता है 60 तक, मान ली लगभग। तो मतलब लाइफ के लगभग 35 साल आपको काम करते हुए हो जाएंगे। तो वो चीज़ आप गलत चूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे लाइफ पार्टनर डिसीजन है ना कि बहुत लंबा समय निकालना है आपको साथ में, वैसे ही जॉब के साथ है 35 साल बड़ा टाइम पीरियड है। बिल्कुल। तो वो काम ऐसा हो जिसमें मन लगे। तो बस जब इंजीनियरिंग से मन हटा तो मैंने फिर देखे ऑप्शन। सिविल सर्विस के बारे में जानकारी तो थी, हालांकि घर वाले चाहते थे कि पहले मैं इंजीनियरिंग से कोई जॉब ले लूँ ताकि जॉब सिक्योरिटी रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मन में आ गया तो कर लेते हैं। पहले परिवार में कई लोग निकले ही हैं। हाँ बिल्कुल। तो बस मैंने अच्छे से एकदम फिर टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करी कि अटेम्प्ट दूँ से पहले तैयारी पूरी हो जाए। तो बस फिर धीरे धीरे उसे हम घर से पढ़ते रहे। फिर जब कॉलेज खुले कोविड के जाने के बाद, तो फिर यहाँ आकर थोड़ा पढ़ाई और बेहतर हो गई। ओके, अच्छा, जब आप तैयारी के, जैसे हम मान लें कि आप यदि तैयारी के पहले दिन वापस जाना चाहो तो खुद को क्या सलाह देंगे? सलाह ही दूंगा जो मन में आए वो करो, क्योंकि जो किया वो सही किया, तभी यहाँ पहुँचे। ओके, अच्छा, जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे आपको क्या लगता है कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया सबसे ज़्यादा? सबसे सेक्रीफाइस तो है कि उसे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, कि उसे बोलते हैं बड़ी पिक्चर देखना। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में नहीं, हमें जो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा घुमाए बाहर, थोड़ा सा कहीं टाइम वेस्ट कर लिया, टाइम वेस्ट जो बाद में समझ में आता है कि थोड़ा कहीं बैठ लिया, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, मूवीज़ की। तो बस वही कंट्रोल था। मतलब कहते हैं ना कि जो अननेसेसरी चीज़ें जो आपका टाइम सिर्फ बर्बाद कर रही हैं, उनसे कंट्रोल ही सेक्रीफाइस है। उससे बड़ा सेक्रीफाइस और कुछ ऐसा है नहीं। बिल्कुल। अगर आप अपनी सक्सेस को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? डेस्टिनी। डेस्टिनी। इस तैयारी के दौरान ये जो आपका सफ़र रहा, सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ आपको क्या लगी? सबसे चैलेंजिंग तो पढ़ाई है और कुछ नहीं। बाकी जो इधर उधर फालतू चीज़ें जो आप आसपास देखते हो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई है ना। जब आप प्री पढ़ोगे तो आपको लगेगा सबसे कठिन एग्ज़ाम यही है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स एक टाइम पे याद रहना। इवन मुझे ध्यान है कि जब मैं पॉलिटी आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो जैसे आप साइंस जब स्कूल में लेते हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो, साइंस लेते समय हम क्या एक मन में बना लेते हैं कि हम लोग रटने वाले नहीं, हम लोग समझने वाले कैटेगरी के लोग हैं, साइंस लिया है। लेकिन सिविल सर्विस में ऐसा नहीं होता, आपको खूब रटना पड़ता है। तो पहले तो जब मैं कॉलेज में था तो धीरे धीरे तो मैंने उससे अपने मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा दूर किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, रटने में भी अपनी मेहनत है। तो पॉलिटी का आर्टिकल्स याद करना, और फिर कई हफ्ते निकल गए कि मतलब वो याद ही नहीं हो रहा है आर्टिकल्स। तो छोटी छोटी चैलेंजेस थे जो थे रास्ते में, तो वही मुश्किल काम है। बस पढ़ाई से अलावा कोई और मुश्किल काम है ही नहीं। बिल्कुल।
प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको कौन से चरण ने किया है? मुझे लगता है इंटरव्यू में, क्योंकि हालांकि पेपर देते समय लगता था कि यही सबसे कठिन है, जो मैंने बोला। आप जो करोगे ना आपको लगेगा यही कठिन है ना। लेकिन मैं इसलिए इंटरव्यू कह रहा हूँ क्योंकि प्री मेरा क्वालिफाई हुआ है ना, 23 को छोड़ दें तो 21 से लेकर जो 25 का भी दिया था अब तक, हालांकि 21 का 13% में है। और मेंस हर बार क्वालिफाई हुआ 21, 22 और 24 में मार्क्स भी अच्छे रहे। लेकिन इंटरव्यू ऐसी चीज़ थी जिसने चैलेंज किया, क्योंकि 21 और 22 में जो मैंने इंटरव्यू दिया, 21 का अलग रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन 22 का इंटरव्यू भी लगभग उसी माइंड सेट और उसी एटीट्यूड सा दिया गया, तो लगभग वो सेम परफॉर्मेंस रहा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन 22 में जो मार्क्स थे उसको यहाँ तक पहुँचाने में 24 में जो आए हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे चेंज लाना पड़ा, जिससे हम सोचते हैं और जिस तरीके से मेरा एक परसेप्शन था इंटरव्यूअर्स को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, तो यहाँ पुश करना पड़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा। तैयारी के दौरान कभी आपको ऐसा लगा है कि आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं या आपकी पढ़ाई बीच में रुक गई है? नहीं, कभी नहीं हुआ। एकदम पिछले 4-5 साल जितनी भी ने तैयारी करी, एकदम कंसिस्टेंट थे। घर भी, मतलब घर जाना ही होता था और भी लोग बुलाते थे, पर मैंने कभी थोड़ा रुक जाए, थोड़ा ही कुछ हो जाने दें, ठीक। तो मेरे लिए ऐसा कुछ मेजर ब्रेक था नहीं रास्ते में। क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट्स 2 महीने पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर 15 दिन का गैप आ जाएगा। नहीं, वो ना, मैंने उसकी इंस्पिरेशन ली अपने घर वालों से। घर वालों से इंस्पिरेशन ऐसे रही कि आप कभी अपने पेरेंट्स को देखो, है ना, उनकी लाइफ अगर आप टाइम टेबल देखें, टाइम टेबल तो पहली बात बहुत स्ट्रिक्ट है। हम घर जाकर हो सकता है 8-9 बजे उठें, लेकिन वो 5-6 बजे उठ जाएंगे। हर घर में ही होता है। बिल्कुल, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि वो ये शादी होने की बात कर रहे हैं या फिर हमारे पैदा होने की बात कर रहे हैं, वो अपने काफ़ी यंग से वही करते आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडिशन बना हुआ था जो कि हम थोड़ा सा उसे ख़राब कर दिया है। कभी मैंने उनको इसलिए ये बातें नहीं करते सुना कि हमें मेडिटेशन करना है, हमें कहीं घूमने जाना है, कि हमारी लाइफ से परेशान हो गए हैं, जबकि सेम प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में उनके लाइफ में भी है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी हर प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं वो। फिर वो खुद की अपनी उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी जैसे हम नहीं जुड़े हुए हैं, वो हैं ही। बिल्कुल। तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि यार असल में लाइफ में उसी, कहते हैं ना, सोसाइटी में उसी की रिस्पेक्ट है जो, कहते हैं ना, वो प्रेशर झेलना और काम को करना जानता है। तो हम इतने कैसे महान हो गए कि सिर्फ पढ़ाई करनी ना हमें। बिल्कुल। हम नहीं सोचेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है, हमें नहीं सोचना कि कैसे आ रहा है। तो इतना मुश्किल नहीं है ना, इतना अपनी लाइफ को, अपने आप को महान नहीं सोचें कि हमें कोई 15 दिन का ब्रेक चाहिए। आपको सिर्फ उठ के पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। दुनिया में इससे मुश्किल काम लोग कर रहे हैं, आसपास थोड़ा सा देखें। तो मैंने यही सोचा कि सिंपल चीज़ है सबसे पढ़ाई। आपका मोटिवेशन आपके घर में ही है, घर में ही है, आपके आसपास ही, कहीं आपको दूर देखनी नहीं है। बिल्कुल। आपका डेली रूटीन क्या होता था जब आप तैयारी कर रहे होते थे? तो सुबह से शाम तक का क्या रूटीन होता था? रूटीन देखिए, खाने का तो लगभग मेरा फिक्स रहा पूरे टाइम, क्योंकि वो इसलिए फिक्स रहा क्योंकि टिफ़िन आता था, है ना। टिफ़िन आता था, मेस पे आते थे, तो वही 1:30 बजे आप लंच करोगे और वही 8, 8:30, 9 बजे तक आप डिनर करोगे। ब्रेकफास्ट कैसा था कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ महसूस नहीं होता ज़्यादा भूख। चाय वाय तो पीती रहते हैं, है ना, तो थोड़ी बहुत जो भूख लगती है वो चाय से कंट्रोल हो जाती है। बाकी उठने का ऐसा था कि उसके अलावा सोना मेन रूटीन में एक है ना, कि आप थोड़ा सा नींद लोगे। तो जब मैं शुरू में तैयारी कर रहा था तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि 4 बजे तक जगते थे। 4 बजे भगवान को बढ़िया पोहा मिलता है, बिल्कुल, पोहा खा के, क्योंकि रात में खाना खाते थे तो भूख लगाती थी रात भर जग के। फिर 4 बजे पोहा खा के सोते थे और 10-11 बजे उठते थे सुबह। लेकिन क्या था कि वो टाइम टेबल ऐसा लगा मुझे लॉन्ग टर्म में कि ये ना चेंज करना मुश्किल तो था, लेकिन फिर और भी मुझे जो लोग मिले इस पूरी जर्नी में, तो उनने थोड़ा सा मुझे समझाया कि थोड़ा सा चेंज करो। मतलब उनके कुछ लोग थे, जैसे पूजा मैडम एक थी, तो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा इस टाइम टेबल चेंज को लेकर। क्योंकि वो थोड़ा उनका एक कहते हैं कि जो बड़ी बहन जैसा एक होता ना, कि काफ़ी सारी बुरी आपकी चीज़ें हैं टाइम टेबल में, रात में 12 बजे बाद खा लेना, तो मना करती थी कि थोड़ा सा क्या है कि हेल्थ का भी ध्यान रखे ना। आप भाई पोहा खा के सो गए। फिर पिछले 2 साल से मैं कहूँगा 2023 के लास्ट या फिर 2022 ऐसा कुछ, पिछले 2 साल से मैं लगभग रात में मैं सोता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे का 1:30 बजे का सो जाऊँगा, और सुबह 7-8 बजे जग के और थोड़ा सुबह नहा धोकर थोड़ा सा अपनी प्रेयर्स वगैरह करो, है ना, थोड़ा सा कोई पाठ वाठ कर लो। फिर पूरा दिन पढ़ाई, इसमें सिर्फ खाना पीना। और हफ्ते भर में कभी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा, क्योंकि जब एक रूटीन फॉलो होता है थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, बिल्कुल, तब थोड़ा सा ज़रूर मैं चला जाता था टहलने के लिए। उसका ही फिर बाद में क्या हुआ कि रूटीन में चेंज मैंने ले ला दिया कि 2 दिन मैंने फिक्स कर लिए अपने मंडे का और सैटरडे का। इन 2 दिन फिर मैं मंदिर जाता था। डेली तो मुझसे नहीं हो पाया,
तो 2 दिन फिर मंदिर जाता था और मानता था कि यही इतना बहुत है स्ट्रेस रिलीज के लिए। तक क्या बड़ा काम कर रहे हो, पढ़ाई तो करनी ना। बिल्कुल। बस फिर भी एवरेज आपका दिन में कितने 12-13 घंटे? 12-13 घंटे ईजिली हो जाते थे। ओके। कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट रहा हो या किसी इंसान ने कोई बात कही हो जिससे आपको बहुत डीप मोटिवेशन मिला हो? मैं बोला मोटिवेशन कोई कहीं बाहर से आता ही नहीं है मेरे लिए, तो सब मोटिवेशन अंदर है। बिल्कुल भाई आपको कोई काम करना है, अब वो उसमें कोई क्या बता देगा सब, मतलब आप अपने हिसाब से देखो कि कोई चीज़ आपको चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आप यहाँ रुके हो, इस शहर में आए हो पढ़ाई के लिए। तो मेरे लिए तो मोटिवेशन कहीं बाहर से आता नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ कभी नहीं देखा मैंने। ओके। तो अभी आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखेंगे और आप उन्हें कोई ऐसा चैलेंज देना चाहेंगे जिससे वो तैयारी में अच्छा सा ग्रो कर पाएँ? चैलेंज यही है कि पहले तो जो भी कहते हैं ना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेके दिखाएं। मतलब सोशल मीडिया के बिना रहकर दिखाएं। आप देखना कि अगर फ़ोन एक दिन भी हम नहीं चलाए ना, तो ऐसा लगता है कहीं दुनिया से छूट गए। बिल्कुल ऐसा फील आता है ना, आप थोड़ा सा नहीं चलाओ तो। जब मैंने फ़ोन चलाना बंद किया तो ऐसा हुआ। तो थोड़ा सा क्या है कि सोशल मीडिया से दूर रहना सीखें, पहला चैलेंज। तो और बता दूं? हाँ बिल्कुल, है ना। दूसरी बात है कि अकेले में रहना भी सीखें। हमेशा 3-4 लोगों के साथ व्यस्त रहना थोड़ा सा ना, आप अकेले रहेंगे तो थोड़ा सा बेहतर है, अकेले रहना सीखें। तैयारी बहुत हेल्पफुल है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, वर्तमान में जीना सीखें। है ना, कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ अभी की देखें बस। ओके। आप सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहते थे? बहुत कम, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया उसे कहें कि चैट करें, स्क्रॉलिंग करें, कभी नहीं हुआ। मैंने मतलब उस तैयारी के जो मेन पीरियड था 2 साल का, उसमें तो मैंने जब प्रॉपर तैयारी चालू करी 2021 के प्रीलिम्स के आसपास, मैंने टोटल डीएक्टिवेट किया अकाउंट। ओके। एक आध बार कभी खोला तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 2 साल तो इंस्टाग्राम फेसबुक ओपन ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और व्हाट्सएप टेलीग्राम चलता था क्योंकि कोचिंग से कुछ चीज़ें मिलती थी। बिल्कुल, है ना, टेस्ट सीरीज के कारण। बिल्कुल। तो आपने जो चैलेंज दिए हैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स वाले फॉलो करेंगे। हाँ। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स को किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, या कौन सी जो बड़ी गलतियां हैं जो खासकर एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी के दौरान करते हैं और उन्हें उनसे बचना चाहिए? देखिए, पहली गलती तो ये है कि क्योंकि आसपास ना गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब वो टाइम नहीं रहा कि गाइडेंस मिल नहीं रहा, अब गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, कई सारे एक्सपर्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो थोड़ा सा तो अपनी अवेयरनेस रखें अपने गाइडेंस को लेकर, कि गलत व्यक्ति से गाइडेंस ना लें। उसका एक टेस्ट क्या है, आप सोचिए कि हम एक व्यक्ति से सलाह लेते आ रहे हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन अगर वो सलाह काम ना करे तो मतलब सलाह देने वाला व्यक्ति बेकार है। बिल्कुल, है ना, सिंपल सा टेस्ट है। तो उस जो डाइवर्स एक मल्टीपल गाइडेंस के जो सोर्सेस उपलब्ध हैं, उसमें से अपने लिए एक अच्छा गाइडेंस कहाँ से प्राप्त हो, थोड़ा सा उसमें अपनी अवेयरनेस रखें। दूसरी चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं मेंस के, प्री के, अब उनमें बहुत उलझ जाते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं मैंने लोगों को ये कोशिश करते देखा कि किसी तरह मॉक टेस्ट में टॉप कर जाएं, अलग अलग कारणों से, कि थोड़ा लोग जानेंगे, आसपास के दोस्तों में लगेगा कि हाँ भाई ये पढ़ने वाला व्यक्ति है। बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट को ऐसे नहीं लें कि ये मेन एग्जाम है। मेन एग्जाम आपका होने वाला है, तो मॉक टेस्ट में बिल्कुल जितना गलती कर सकते उतनी गलती करें, और एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल चुपचाप अंधेरे में पढ़ाई करते रहो। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल उसमें कोचिंग में टॉप करना, तो इसमें ना पढ़ें। ओके। तो जैसे आपने प्रीलिम्स में भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, मेंस में भी दिए होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका उसमें लो परफॉर्मेंस रहा हो और आपको लगा हो कि डिमोटिवेट हुए हैं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, क्या हुआ, प्रीलिम्स में तो मैंने केवल विवेकानंद इंस्टीट्यूट में दिए थे अपने मॉक्स, वो भी 21 और 22 में। बहुत ज़्यादा तो नहीं दी, हफ्ते में 1 आध बार 2 बार ऐसे देता था। और शुरू में जब प्रीलिम्स के दिए तब जरूर लगता था कि मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या हुआ कि हम जो पढ़ते आ रहे थे, जब पेपर देते लगता है कि यार क्वेश्चन तो अलग तरीके के आ रहे हैं। तो 21-22 में थोड़ा लगा, 21 में जब मैंने पहली बार टेस्ट दिए। लेकिन मेंस में क्या था कि मेरे मार्क्स शुरू से थोड़े से इतने मतलब बहुत डाउन कभी नहीं गए, 70-80 की रेंज में लगभग मार्क्स शुरू से आ रहे थे। एक आध टेस्ट में ऐसा होता था कि डाउन चले गए, लेकिन वो उससे कुछ रीजंस होते थे। तो मेंस में तो डीमोटिवेशन नहीं हुआ। प्री में शुरू में लगा, लेकिन मैंने फिर 22 के बाद दिया भी नहीं मॉक कोई टेस्ट, लेकिन फिर PYQ में लगाना चालू किया प्री में। तो शुरुआती समय में था प्रीलिम्स में, बाकी मेंस में तो कभी फील नहीं हुआ। मेंस में आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए? हाँ, शुरू से मार्क्स ठीक आ रहे थे, मतलब एक रिलेटिव कहते हैं जो मेरिट लिस्ट डलती थी तो लगता था चलो ठीक अच्छे रास्ते पर हैं, और धीरे धीरे फिर चीज़ें हर अटेम्प्ट के साथ वो इम्प्रूव होती गई।
तैयारी के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि आप पर सेल्फ डाउट आया हो या आपने खुद को किसी से कंपेयर किया हो? मुझे लग रहा है कि कहना थोड़ा वो लगेगा, लेकिन कंपैरिजन मैंने नहीं किया। ओके। है ना, सेल्फ डाउट तो नहीं होता, लेकिन कई बार आपको ये जरूर महसूस होता है कि आपने जो डिसीजन ले लिया कि आपको इस फील्ड में आना है वो सही है कि नहीं। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद एक अच्छा ऑप्शन था कि आप प्लेसमेंट लेके ईजिली बिना किसी बहुत परेशानी के आप एक अच्छी जॉब में जा सकते थे। तो कई बार ये जरूर लगता था कि यार अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा ना लगे कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। बिल्कुल। है ना, ये तो लगता था कि हाँ आप कर लेंगे, लेकिन टाइम के होता ना कितना टाइम लगे। है ना, क्योंकि मैं उस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आया था कि मैं जाऊँगा पहली बार निकाल दूंगा। मैंने ये पेपर को पूरी, कहते हैं ना कि एग्ज़ाम की पूरी रिस्पेक्ट करी कि मैं पेपर टफ है। तो ऐसा नहीं कि आप इतने कोई बड़े इंटेलिजेंट और पढ़ने वाले कि आप जाए पहली बार में, मतलब मैंने अपने आप को ऐसा नहीं सोचा और कंपैरिजन कभी नहीं किया। Okay. सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने हिसाब से, मतलब कहते हैं ना कि सब अपने कर्म भोग रहे हैं, वैसे समझो आप। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर रखी थी, तो मुझे फिर कंपैरिजन नहीं होता था। ओके। MPPSC की जो तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स हैं, कभी कभी उन्हें ऐसे लगता है कि अब हम पीछे हो रहे हैं और हमारे साथ वाले या टॉपर्स लोग हैं वो आगे निकल रहे हैं, तो वो अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें कि नहीं कि अब वो कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो आगे निकलने पीछे निकलने का कोई फिक्स एक चीज़ तो है नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2022 का रिजल्ट आया, कई सारे लोग सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग सिलेक्ट हो गए। तो ये ना मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है कि कुछ लोग आगे निकल गए कुछ पीछे निकल गए, तो एक फिक्स रेस नहीं है कि आप इतना दौड़ ली और आप जीत गए। भाई लाइफ बहुत बड़ी रेस है ना। हो सकता है कि 2022 में मैं CTI बना और 2024 में जो लोग अभी DC बने हैं और में से कई सारे लोग 22 में सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, लेकिन अब वो सीधा DC बने। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 2 महीने तक 6 महीने पहले तक ये सोच रहे थे कि हम फेलियर हैं, आज वो एकदम सक्सेस कर गए। बिल्कुल। इसी तरह आने वाले टाइम में जो आज अपने को फेलियर सोच रहे हैं, अगर वो अगले आने वाले अटेम्प्ट निकाल लें तो वो सक्सीड कर जाएंगे। बिल्कुल। तो केवल वो ना कहते हैं ना कि समय की बात है ना, सक्सेस सबको मिलेगी, बस समय की बात है। केवल काम करते रहें और किसी को देखकर किसी की चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या रहा तैयारी में? फैमिली। और दोस्तों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्त सब मेरे ऐसे ही थे। और हाँ, ये था कि जो मैं जिस ग्रुप में मैं रह रहा था तो वो सब काफ़ी समय से एग्ज़ाम दे रहे थे, मेरे जो सीनियर से भैया लोग। तो शुरू से जब मैंने अपनी तैयारी चालू करी, एकदम इनिशियल जो कॉपीज लिखा करता था, तो मुझसे ज़्यादा भरोसा उनको था कि मेरा होगा। मतलब मुझे कई बार लगता था कि मुझे अपने आप डाउट हो रहा है। मतलब होता ना कि आपको लगता है कि आप अभी कितना पीछे चल रहे हो पढ़ाई में, आपसे कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। फिर वो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि तेरा प्री ज़रूर निकलेगा, तेरा प्री ज़रूर निकलेगा। सेम मेंस में हुआ, मुझे लगता था कितनी सारी चीज़ मुझे आ नहीं रही, कितनी सारी चीज़ मैं लिखते समय भूल जा रहा हूँ। मतलब जब मेरी कॉपी अच्छी हुई तब तो चलो कोई भी कह दिया कि आप कॉपी बहुत अच्छी लिख रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा। उन्होंने सिर्फ मुझे पढ़ते हुए देखकर उन्होंने अनुमान लगा ली था कि भाई तुम DC तक पहुँच जाओगे। बिल्कुल। अब मुझे हालांकि भरोसा नहीं होता था कि मैंने कहा इतने साल लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब केपेबल हैं, आप खुद, वो लोग खुद थे, और अच्छा ट्रस्ट किया उन लोगों ने। ओके। आपने अपनी तैयारी कहाँ से की? किसी कोचिंग का आपने सहारा लिया था या सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी करी, क्लासेस में अटेंड नहीं करी, कोचिंग की एक सिंगल क्लास भी नहीं ली? नो। पर स्टूडेंट्स के दिमाग में तो ये रहता है कि बिना कोचिंग के इस एग्ज़ाम को निकाला ही नहीं जा सकता, तो आपने अपना माइंडसेट कैसे ऐसे बना लिया कि? नहीं, मेरी जो इंस्पिरेशन थी उस समय 2020 में जब मैं तैयारी चालू कर रहा था, तो पहली बात तो मैं घर पे था, मैंने कोर्स क्या लें क्या नहीं लें। उसी बीच क्या हुआ, उस समय UPSC रिजल्ट शायद आया हुआ था या फिर पुराना रिजल्ट था। सृष्टि जैन देशमुख आपको पता, उसमें IAS बनी थी, 5th रैंक थी उनकी। तो उनके उस समय काफ़ी उनकी पॉपुलर रही, रिजल्ट आने के बाद काफ़ी उनके इंटरव्यू चले हुए थे कई सारी जगह पर। तो उन्होंने भी ना सेल्फ स्टडी करके पेपर निकाला था अपने घर पर भोपाल में ही रहकर। तो फिर मुझे लगा कि जब उन्होंने UPSC निकाल लिया, वो भी ऑल इंडिया 5th रैंक के साथ, फिर MPPSC तो मैं निकाल लूँगा। बस उतना एक इंस्पिरेशन थी, मैंने कहा नहीं, इम्पॉसिबल जैसा तो है नहीं, कई सारे लोग निकाल रहे हैं, कई सारे लोग जॉब के साथ निकाल रहे हैं। तो लोग जब इतनी डिफ़िकल्ट अपनी कंडीशन सिचुएशन में पेपर निकाल रहे हैं बिना कोचिंग के, तो फिर आप भी निकाल सकते हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन मुझे मिली, इसलिए मैं भी मैसेज दूंगा कि कोचिंग मस्ट है, ऐसा मैं नहीं बिल्कुल कहूँगा। बिल्कुल। अगर आपकी सेल्फ स्टडी हो, सही डायरेक्शन में हो, और थोड़ा सा आप सेल्फ डिसिप्लिन रहें, क्योंकि वो ज़रूरी है सेल्फ स्टडी में, तो फिर आप निकाल सकते हैं बिना कोचिंग के। ओके। तो यदि आप MPPSC की तैयारी को
एक फिल्म का नाम देना चाहें तो कौन सी फिल्म आप नाम देना चाहोगे? सोचना तो मुश्किल है, फिल्म बहुत टाइम तो देखी नहीं, मुश्किल है, कोई फिल्म नहीं। ओके आपने अपना टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट रखा था या फ्लेक्सिबल रहा नहीं, था? स्ट्रिक्ट। ओके स्ट्रिक्ट ऐसे कि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में थी कि मैंने अपने आप को बहुत ऐसा ही रखा कि आपको आज मन नहीं तो या बैठे रहे। कई बार ऐसा लगता था ना कि आपको अब थोड़ा सा कहीं ज़रूरत है कि आप कहीं चले जाएं, तो मैं चले जाता था, है ना। ऐसे फालतू नियम नहीं बनाएंगे जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं मॉल नहीं जाऊँगा, जो कि मैंने कोटा में किया था ये सब काम। ओके है ना, हमारी कोचिंग जस्ट कहते हैं ना कि जस्ट रोड क्रॉस करके मॉल था, लेकिन मैंने पूरे साल। तो क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखें भाई, हमें नहीं करें कि रोज़ रोज़ आएँ, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी जा सकते हैं एक्सप्लोर करने चीज़ों को, है ना। लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में था कि मैं गोल बहुत वैसे सेट करता था, टफ, मतलब जिन्हें अचीव करने में ना आप ऐसा एक दिन नहीं होगा जिस दिन मैं रात में ये सोचकर सोया हूँ कि मेरी ऐसी पढ़ाई पूरी हुई। हमेशा इतना ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ टॉपिक्स डिसाइड कर लिए थे, क्योंकि रात में सोते समय हम क्या करते थे कि अगले दिन क्या क्या पढ़ेंगे, किस टाइम से किस टाइम तक, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक, एकदम क्लियर रहे। आप डायरी देखें, आपको पता लगे कि अब ये पढ़ना है। ओके तो पहले से रात में प्लान करके सो गए, अगले दिन जब उठे तो कैपेसिटी मान लो 200 पेज पढ़ने की, तो अपन कर लो 300 पेज की टारगेट, कि 200 पेज होने के बाद क्या लगेगा, नहीं यार पूरा मतलब अधूरा रह गई चीज़ें। तो हमेशा आपको फिर ना एक दिमाग में वो चीज़ ना परेशान करती रहेगी कि नहीं टारगेट पूरा नहीं हो रहा, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, पेपर कैसा निकलेगा। तो वैसे टाइम टेबल स्ट्रिक्ट बहुत था। दोस्तों के साथ इंटरेक्शन कितना रहा? मतलब आजकल हो क्या रहा है कि जैसे भंवरकुआ पर बच्चे आ रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, ग्रुप बन गया है, फिर उनके बर्थडे भी मनाना है, पार्टी भी में भी जाना है, घूमने भी जाना है, तो आप इन चीज़ों में कितना इन्वॉल्व थे? नहीं, इन्वॉल्व थे, पर इंडल्ज नहीं होना है ना। इंडल्ज मतलब सब होता है कि आप एकदम कहते हैं ना कि वो आपको चीज़ अफेक्ट करने लगी। तो मेरा ये था, इंटरेक्शन बहुत हुई, ऐसे नहीं कि दोस्त नहीं थे, खूब दोस्त थे, खूब बर्थडे बनाए, मेरे खुद के बने, लेकिन इंडल्ज नहीं हुआ कभी उस चीज़ में। ओके मतलब वो कहते हैं ना कि उसको लाइफ का गोल नहीं बना, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो लाइफ नहीं है। वो मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत कभी अपने कर लिया। और दूसरी बात है कि क्योंकि ये सब इवेंट्स ना पूरे साल भर में कई बार होते रहते हैं, किसी का बर्थडे, कभी कुछ, तो अपने आप को थोड़ा सा उस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर डेवलप करें कि आप कभी बर्थडे बना कर आए। तो पहले क्या मेरा वो कंडीशन रहती थी कि शुरू में जब मैं आता था, अगर किसी दिन का एक भी अगर कोई चले गए 2 घंटे के लिए, किसी के बर्थडे आप जैसे बता रहे बना लिया, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं होती थी, फिर ऐसा लगता था कि आज का दिन तो हो गया। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करें कि नहीं कोई बात नहीं, 2 घंटे का उसका दिन भर में 2 घंटे मैंने उस चीज़ को दे दिए, उसका अपने समय था, उसको मैंने फुली इंजॉय किया उस 2 घंटे को जब मैं सेलिब्रेशन कर रहा था। बाकी टाइम हॉस्टल में आ गए, फिर पढ़ाई करो। तो जैसे आप कंटिन्यू पढ़ते थे लॉन्ग स्टडी आवर्स, तो बीच बीच में मोटिवेशन या एनर्जी के लिए कुछ और भी आपकी हॉबी रही होंगी जो आप फॉलो करते थे, या फिर आप गाने सुनता था? गाने खूब, गाने तो वो बीच बीच में पढ़ाई के साथ सुनता था। MPPSC की जो सक्सेस है, आपने जैसे रैंक 1 लाए हो और डिप्टी कलेक्टर तो बने ही हो, तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों जो क्वालिटी है, क्या क्वालिटी होना चाहिए, किन चीज़ों पर MPPSC क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है? सबसे पहली बात तो है कि मतलब मेहनत करें थोड़ी सी, मेहनत इन द सेंस कि अच्छे लॉन्ग स्टडी आवर्स दें। अगर आप फ्री हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट हैं, तो 12-13 घंटे तक आप जा सकते हैं। दूसरी बात, उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको परेशान करें, है ना। इस तरह के दोस्त, भाई क्या होता है कि दोस्त ऐसे होने चाहिए कि आपको वो अच्छा महसूस कराएं। अगर आपकी दोस्ती कोचिंग्स में उस तरह की हो गई है कि आपकी किसी से बात नहीं हो रही, तो एक होता है ना कि एक जो अलग अजीब तरह की टेंशन लोग अपने फ्रेंड सर्कल में क्रिएट कर लेते हैं चीज़ों को लेकर, है ना, कि उसकी उससे बात नहीं हो रही, इसकी इससे बात नहीं, तो उससे थोड़ा दूर रहें। चीज़ें ना एकदम सिंपल रखें और खुश रहने की कोशिश करें, है ना। खुश रहने का मतलब समय बर्बाद करना नहीं है, वो खुशी मैं कहूँगा प्रसन्नता वाली स्टेट है। मतलब खुशी तो क्या है, खुशी जब आपको है तो आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, खुश होने का मतलब कोई खुशी का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आपको चाय पीने से खुशी मिली, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसके कारण आप खुश हो रहे हैं। तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि प्रसन्नता वाली स्टेट में चले जाएं, कि मतलब आप अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई ऑब्जेक्ट है, बस आपको ना एक दिमाग में शांति है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखें बस। ओके, यदि कोई बिगिनर्स है, अब इंदौर में तो बच्चे 12th के बाद ही आ जाते हैं, तो उसे अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करना चाहिए?
देखिए कोचिंग कर रहे हैं फिर तो कोचिंग वालों के भरोसे छोड़ दें क्योंकि वो बोल ही रहे हैं कि भैया हम आपको इतने टाइम में इतना सिलेबस करा देंगे। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी है तो मैं कहूँगा कि पहला साल आराम से रीडिंग को दें। सिंपल चीज़ है, मतलब है करना मुश्किल, वो ऑन पेपर लगता है कि बड़ा ईजी है, लेकिन मैंने वो किया था स्ट्रिक्टली बिल्कुल। आप अगर देखें तो एक साल आप आराम से सिर्फ रीडिंग करिए। रीडिंग आपको हर चीज़ की नहीं करनी होगी, भाई किसी का कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है लेकिन उसका कोई ना कोई चीज़ें मजबूत होती हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी से थोड़ा फ्री महसूस करें, और पेपर 6 से जो है ऐसे का उसको अभी सोचे नहीं तैयारी के शुरुआती समय में, तो वो तो जब आपका एग्जाम पास आ गया तो आप इजीली उसे टैकल कर लेंगे। हाँ अगर स्पीड स्लो है हिंदी की तो फिर आप थोड़ा ऐसे को ध्यान दें साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग के दौरान। बचते हैं केवल पेपर 4 जो मतलब 4 इशू के पेपर हैं, GS 1 से लेकर GS 4 तक। तो इसमें से आप क्या करेंगे, पहले साल सिर्फ रीडिंग करें इनकी, केवल आप समझें, लेक्चर सुने ऑनलाइन कहीं पर, मतलब केवल उसको ना जितना हो सके रीडिंग रीडिंग रीडिंग, कुछ नहीं और। उसके बाद जो अगला साल आप चालू होगा उसमें आप हर महीने कोशिश करें कि आप एक पेपर के एक पार्ट के नोट्स बना लें। फॉर एग्जांपल जनवरी मैंने हिस्ट्री का पूरा ख़त्म कर लिया जो पेपर 1 का पार्ट ए है। सेकंड जब फरवरी चालू हुआ तो मैंने पेपर 1 का पार्ट बी ख़त्म कर लिया। इस तरह क्या होगा कि आप 150 नंबर का जो मेंस का सिलेबस है नोट्स बना के प्रॉपर, रीडिंग तो आप कर ही चुके हैं, तो आप उसके नोट्स बनाने ख़त्म करेंगे, खुद के बनाए नोट्स। और खुद के बनाए नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप हर टॉपिक के बना लें। अगर कुछ आपको ऐसे सोर्स मिल गए जो ऑलरेडी सॉर्टेड आउट हैं, जैसे कि परीक्षा दाम जिसमें कि MP का सिलेबस एकदम सॉर्टेड आउट दिया हुआ है, तो उस बनी बनाई टेबल को आप अपने बुक में क्यों उतारें? तो फिर जहाँ आपको अच्छे सोर्स मिल रहे हैं जो ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में हैं उनको रख रहे दें। कहने का मतलब नोट मेकिंग का है कि आपको ये पता हो कि मुझे अगली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ इन सोर्सेज को पढ़ना होगा और मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी, कि आपको रिवीजन इन्हीं से करना है फाइनली। तो ऐसे करते करते आप 8 महीने में पूरे GS के 4 पेपर ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आप मतलब ये मेरी प्लानिंग है, तो ओवरऑल आप थोड़ा सा एक्शन और कर दें, कभी आप दिवाली पे या कभी घर जाते हैं तो ओवरऑल 2 साल में आपको पूरे GS 1 से लेकर GS 4 तक पूरा हो जाएगा। फिर हिंदी में बहुत समस्या नहीं आती, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम से, लेकिन हिंदी बहुत परेशान करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा भी समय आप हिंदी को डेली 1 घंटा देते हैं तो 2-3 महीने आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। और निबंध थोड़ा सा देख लें कि पेपर पूरा हो रहा हो, क्योंकि निबंध में बहुत अच्छा स्कोरिंग तो नहीं होगा। निबंध केवल 50-55 नंबर लायक अगर आपको हो रहा है तो बस इतना बहुत है, स्कोर आपको बढ़ेगा GS में। ओके, कोचिंग तो बहुत है इंदौर में, उनके कई प्रोग्राम चल रहे हैं, 3 वर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना है, क्या कहना चाहेंगे आप? 3 वर्षीय योजना तो ख़राब है, पंचवर्षीय तो फिर वो ज़्यादा बेकार ही है, लेकिन 3 वर्षीय भी ख़राब है। मेरे ख्याल से 2 साल बहुत है। 2 साल तो मैंने सेल्फ स्टडी से कर लिए। तो अब हालांकि क्या होता है कि जो 1 साल का कोर्स करते हैं वो कहते हैं 1 साल वाले कोर्स में कुछ समझ में नहीं आता। वो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो कोर्स उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया कि इनको 1 साल में सिलेबस कवर कराया जा सके। तो अगर डिज़ाइन अच्छे से करें, टीचर थोड़े ठीक हों जो समझा पा रहे हैं चीज़ों को, तो 1 साल मेरे ख्याल से यार सफिशेंट है। वो इसलिए सफिशेंट है क्योंकि जब मैं खुद पॉलिटी पढ़ रहा था तो मुझे 2 बार पढ़ना पड़ा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको ना बार-बार पढ़ना पड़ा ये चीज़। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वो एक्सप्लेन करेगा, तो अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहीं मिलना किसी प्रोफेसर से, वो अपने सब्जेक्ट को एकदम ईजी करके रखता है, मतलब कितने टिप्स पे कंसेप्ट हैं, वो आपको 2-3 एग्जाम्पल देगा और मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट को समझा देगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो एक्सपर्ट अलग अलग सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं वो बहुत कम टाइम में कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ। तो मेरे ख्याल से 1 साल सफिशेंट है। दूसरी बात, और नोट्स बने बनाए हैं कोचिंग के, तो भाई मैं तो बना रहा हूँ लेकिन आपके नोट्स तो बने बनाए ना, तो बने बनाए नोट्स में तो फिर बच्चे को ऐसा ना हो कि उसको फिर उसमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो नोट्स ऐसे बनवाएं, कोचिंग के नोट्स या फिर क्लास नोट्स हैं, तो लिखवा कर फिर मतलब 1 साल सफिशिएंट है, 1 साल प्रोग्राम करवाएं। अब मान लीजिए 3 साल में मैंने अपना कोर्स खत्म किया, फाउंडेशन कोर्स करके, और उसी साल मुझे फिर अपना अटेम्प्ट देना है, क्योंकि 3 साल का BA BSc के जो प्रोग्राम है वो सब 3 साल के हैं। अब 3 साल में तो मेरा सिलेबस खत्म हुआ, लेकिन सिलेबस खत्म होने के बाद सिर्फ उसमें कमांड करने में टाइम चाहिए ना। बिल्कुल। तो जल्दी एग्ज़ाम तब निकलेगा तब आपकी कोशिश ये रहे कि जब मैं पहला अटेम्प्ट दूँ अपने कॉलेज के साथ रनिंग में, उससे पहले मेरा सिलेबस खत्म हो चुका हो और मेरी आंसर राइटिंग इस स्तर तक पहुँच जाए कि मेरे 50% नंबर कम से कम मार्क हो रहे हों। बिल्कुल, मैंने यही किया था, तब जाके किसी मेरा मेंस वगैरह क्वालिफाई टाइम पे हो गए थे, है ना। तो 1 साल का कोर्स रखें, 1 साल बच्चे को बड़ी आंसर राइटिंग कराएं, कोचिंग वाले कराएं या बच्चे खुद करें, और फिर बाकी 1 साल आप मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा कोर्स 1.5 साल का भी कर दें, 2 साल सफिशिएंट है अगर गार्डन सही हो तो।
बिल्कुल। और मान लो गाइडेंस में थोड़ा बहुत गड़बड़ी 3 साल, लेकिन पहली बार में पेपर निकल सके ऐसी स्थिति में बच्चे पहुंच सकते हैं इजीली। ओके, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे कॉलेज इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम फोकस होकर कोचिंग में तैयारी कर पाएँ, और वहाँ पे कॉलेज वाली लाइफ वो जीने लगते हैं। कई बार क्या होता है कोचिंग में भी, अब 3 वर्षीय प्रोग्राम है तो 1-1 महीने की छुट्टी भी हो जाती हैं, आप घर जाओ कभी दिवाली की कभी किसी चीज़ वो की। ना अब जैसे ऐसा है कि मैंने देखा कोचिंग प्रोग्राम चालू हुआ, फिर वो प्रीलिम्स आया तो कुछ शिफ्टिंग उसमें हो गई, फिर मेंस आया, मतलब उनका प्रोग्राम इतनी बार चेंज होता है पूरे 3 साल की ड्यूरेशन में। बिल्कुल। वो कंसिस्टेंट रह नहीं पाता। फिर टीचर्स की प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा क्या है कि अब बच्चों को भी इस बार करना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो ना कि कोचिंग कॉलेज वाली लाइफ जी लेना, तो एक अब वो मुझे नहीं समझ में आया। थोड़ा सा मैं कॉलेज में भी था, तो आप किसी से बोलो कि भाई क्या करते हो, तो आप बोलो कि यार पढ़ाई चल रही है, तो आपसे सामने वाले कहेगा कि एंजॉय करो, पढ़ाई कर क्या करोगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने ऐसे एक कहते हैं ना कि एक जो पॉपुलर एक एजम्पशन बन गया है कॉलेज लाइफ का कि पढ़ाई और आपकी इंजॉयमेंट एक्सक्लूसिव आइडिया है, मतलब एक अगर होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो उसको थोड़ा सा दूर करें, है ना। आप पढ़ाई भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। भाई मैंने पिछले कुछ साल में खूब पढ़ाई करी हुई है ना, आपको लग रहा होगा भाई यहाँ 3-4 साल में खूब पढ़ाई करी भी, बिल्कुल। लेकिन कोई व्यक्ति जो मुझे जानता है वो नहीं कह सकता कि आदमी दुखी था। बिल्कुल। अब बढ़िया खुश रहते थे, है ना, मतलब चलने दो, कोई ऐसा उसमें परेशान होने वाली बात, और बिल्कुल दूर रहें, मतलब कहते हैं ना। अब दूसरी बात क्या होती है कि एक बात, आप जब मैं कॉलेज में गया तो एक हमारा सेशन हुआ छोटा सा, तो जो भी हमारे वो थे जो सेशन लीड कर रहे थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। अब आप ही सोचो, आप कॉलेज में स्कूल में कितने साल पढ़े? 12 साल। 12 साल। कितने दोस्त आपके कॉलेज, मतलब हमसे कॉलेज में पूछा गया कि उन 12 साल में से कितने दोस्त आपके साथ भी हैं? ठीक है, कितने दोस्त होंगे? बहुत कम। 12 साल में 12 भी नहीं है। 12 भी नहीं है। तो उस व्यक्ति ने फिर ये कहा कि जब 12 साल में आपके 12 दोस्त नहीं बने, तो कॉलेज, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज था तो 4 साल, अपनी फाउंडेशन कोर्स और बाकी कोर्सेज वाले 3 साल। बिल्कुल। 12 साल में 12 दोस्त नहीं बने तो 3-4 साल में कितने दोस्त बना लोगे? बिल्कुल, है ना। तो वो बेमतलब कोई झुंड लेकर घूमने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दो भैया, कठिन पेपर है, निकालना हो तो नहीं निकालना हो तो फिर ठीक है, नहीं तो चल ही रहा है फिर तो चलो घूमो फिरो। तो अभी जैसे एमपीपीएससी की हम बात करें, पोस्ट बहुत कम आ रही हैं, रिजल्ट भी कई बार डिले हो जाते हैं, तो एस्पिरेंट्स में भी, खासकर वो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनमें भी तनाव बढ़ रहा है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वो अभी क्या करें, मतलब कैसे मैनेज करें इन चीज़ों? नहीं देखिए, वो स्ट्रेस तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम जब नहीं निकलता है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा प्लान बी पे काम करें। क्योंकि एक बार जब आप थोड़ा लेट हुए, जैसे कि आप 28 मतलब 29 इस तक पहुँचे, और फिर अगर आप इतने समय तक अगर केवल पीएससी कर रहे हैं तो फिर ना फील्ड चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो अब जैसे कई सारे लोग जो एकदम ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी थोड़ा बचें। क्या होता है, ग्रेजुएशन पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जब ग्रेजुएशन के साथ ही मैं सिर्फ फिर से घुस गया कि पीएससी तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जो बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया, ये आपके अच्छे नहीं हो पाते क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया होता। फिर करते करते 25-26-27 एज हो जाती है, फिर हमको लगता है कि हाँ सिलेक्शन यहाँ हो नहीं रहा, फिर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, वो जो आना ही है, मतलब उसमें कुछ ऑब्वियस चीज़ है कि वो आएगा। तो प्लान भी थोड़ा तैयार रखें। मैंने इवन खुद जबकि मेरे अटेम्प्ट निकल रहे थे, मैंने 2024 का मेंस अभी पिछले साल अक्टूबर में था, मैंने उससे पहले 2023 में भी CABF का एग्ज़ाम दिया। मतलब ऐसा नहीं कि आप हर एग्ज़ाम देने लगो, ये भी नहीं करना है कि आप जितने पेपर निकाल लें सबके साल भर में 12 एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वो भी भटकाव है। थोड़ा सा छांट ले एग्ज़ाम के आपके लायक जो आप अपनी जीवन से चाहते हैं, जो एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, केवल उन्हीं को उसमें मैच करें। CAPF का जो पैटर्न था एग्ज़ाम का, मुझे लगा कि इस तैयारी के साथ जो PSC में पढ़ रहा हूँ, बिना कुछ एक्स्ट्रा किए, क्योंकि इसमें इंग्लिश का रिटन एग्ज़ाम होता था, इसमें ग्रामर, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह आता था, वो मेरा ठीक था। तो मुझे CAPF के पेपर मेरा 2 बार क्वालिफाई हो गया रिटर्न जो मैंने दिए, जबकि मेरा 24 का मेंस था, लेकिन तो भी मैंने पिछले साल 4 अगस्त तक CAPF की तैयारी करी प्रॉपर, है ना। तो प्लान बी पे काम करना चाहिए सही टाइम से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना महत्व है और कैसे एनालिसिस करें हम उन्हें? देखिए एनालिसिस तो पता नहीं कैसे करें, लेकिन क्योंकि एनालिसिस करके होगा कुछ नहीं। सीधी सी बात है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है उनको तैयार कर लें बस, क्योंकि एनालिसिस तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टाइम से चीज़ें बदल रही हैं।
भाई आप सोचो कि 10 साल पहले जो क्वेश्चन सेटर था, जो क्वेश्चन पेपर बनाता था आयोग का, अब वो तो बना नहीं रहा होगा, बिल्कुल, अब कोई दूसरा व्यक्ति बना रहा होगा, उसका सोचने समझने का तरीका अलग होगा। लेकिन हो सकता है कि सोर्सेस एग्जाम को सेट करने के सेम हो। भाई किताबें जो कोई यूज़ करते होंगे किताब बनाने में, पेपर सेट करने वाले, किताब में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होंगी जिनसे वो पेपर बनाते हों। तो मेन चीज़ है कि PYQ प्रीलिम्स में आयोग के जो पेपर होते हैं PSC वाले, वो तो कर ही सिविल सर्विसेज वाले, लेकिन इसके अलावा जो PSC और भी कई दूसरे एग्जाम लेता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने सारे एग्जाम हुए अलग सब्जेक्ट्स के, उसमें जो 50 नंबर का GS वाला पोर्शन है, वो सारे एग्जाम आप पिछले 2-3 साल के लगा कर जाएँ, है ना, क्योंकि जो पिछले 3-4 साल में जो क्वेश्चन आए हैं वो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और उससे आपको ये जरूर पता लग जाना चाहिए प्रीलिम्स में कि वो कितना अंदर घुस रहे हैं सिलेबस में। क्योंकि कोचिंग्स में आप जाओगे मॉक टेस्ट देने में, क्यों नहीं प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी पूरी भटक जाती है कोचिंग में मॉक टेस्ट देकर। इतने रिलेवेंट क्वेश्चन आपकी 50-55 नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल। और वही आप सोचो ना, मैंने वही कभी जब थोड़े बहुत कोचिंग में टेस्ट जैसे नहीं देख लिए, मेरे संग वालों के जिन लोगों के यहाँ पर 50-55 नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, उन्हीं लोगों के वहाँ 80+ नंबर जा रहे हैं। आप सोचो ना कि 2 दिन पहले तक 50 नंबर 80-82 नंबर, तो इसका मतलब कि दोनों के पैटर्न में पेपर के बहुत अंतर था। नहीं तो इतना मार्क्स आपके टेस्ट सीरीज में वहाँ नहीं होता। इवन आप कभी किसी भी क्वेश्चन की प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट उठा के देख लो, वहाँ पे लोगों के नंबर आपको बड़े कम मिलेंगे। तो अगर हाईएस्ट नंबर ही 70-75 जा रहे हैं और जबकि आयोग में तो कट ऑफ 82 आ रही, मतलब कई लोग के नंबर इससे ऊपर होंगे। इसका मतलब आपके पैटर्न थोड़े से डिस्टर्ब हैं, उस लाइन में नहीं है जिस लाइन से पेपर पूछा जा रहा है। फिर मेंस में भी PYQ इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, है ना, लेकिन मेंस के PYQ ऐसे हैं कि जब आप सिलेबस अच्छे से कर लोगे ना, तो मेंस के PYQ में कभी परेशान नहीं रहा। मैंने कभी उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करी अलग से, क्योंकि जब सिलेबस एक बार कवर हो जाता है ना, तो PYQ लगभग वहीं से पूछे गए होते हैं ना। एक बार उसको देख लें, एक बार ये समझ लें कि गोंडवाना रियासत अगर पढ़ें तो गोंडवाना रियासत में ले दे के 2-3 इंपॉर्टेंट रूलर बसते हैं, संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, एक आध क्वेश्चन और बन जाता है। तो क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन में जो परेशान, हमको लगता है कि डायनेस्टी बहुत बड़ी टॉप, कहते हैं ना बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि 8-7 डायनेस्टी, फिर उसमें भी छोटे छोटे रूरल्स हैं, फिर उनके अपने अपने गाँव हैं। तो आप ये समझो कि पेपर सेट करने वाला क्यों बहुत अंदर घुसेगा गोंडवाना डायनेस्टी में। भाई पो पड़ेगा गोंडवाना डायनेस्टी, उसको 2-3 नाम ध्यान आएंगे, उसी से क्वेश्चन बना देगा, वो तो बहुत अंदर वो जाएगा ही नहीं। फिर मेन से ज़्यादा तो इंटरव्यू है, मेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में है PYQ, है ना। तो इस बार मैंने काम ये किया कि इंटरव्यू में जो जितने भी पिछले इंटरव्यूज़ में आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रांसक्रिप्ट्स मिल जाती हैं। उन ट्रांसक्रिप्ट्स में पुराने पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, तो उस ट्रांसक्रिप्ट को भी आपको एकदम कहते हैं ना कि आंख बंद करके तैयार नहीं कर लेना है कि आप एक एक क्वेश्चन रट गए। उस ट्रांसक्रिप्ट में जो भी क्वेश्चन है वो किसी व्यक्ति के डेफ के आधार पर पूछे गए होंगे, रैंडम क्वेश्चन होने के चांस कम है। तो आप ये देखो कि आपके डेफ में से क्या क्या उस ट्रांसक्रिप्ट में ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैच हो सकते हैं। अब जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कि कौन कौन से वेस्टर्न ऐसे इंग्लिश लिटरेचर राइटर हैं, क्या क्या रचनाएं हैं। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, कहीं से मेरे में इंग्लिश लिटरेचर टच होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्ट जब मैं तैयार कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो मैं वो वाला पोर्शन हटा दूंगा, क्योंकि वो किसी हो सकता है कि इंग्लिश लिटरेचर वाले व्यक्ति से पूछा गया होगा। तो PYQ तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में। मेंस में थोड़ा सा आप अगर अच्छी तैयारी हो तो अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका क्या है और एस्पिरेंट्स को नोट्स बनाना कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? नोट्स बनाना पहले तो थोड़ा सब्जेक्ट क्लैरिटी ला दें। क्या होता है कि पहली रीडिंग में अगर नोट्स बनाने बैठेंगे तो फिर चीज़ें ना रिपीटिशन बहुत होगा और नोट्स अननेसेसरी फिर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ते समय ऐसा लगता है कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ो। भाई जैसे मेरे लिए सोशियोलॉजी तो एकदम नया सब्जेक्ट था, मतलब स्कूल में तो मैंने कभी नाम नहीं सुना होगा कि सोशियोलॉजी कोई सब्जेक्ट भी है। तो पहले ना सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि एकदम क्लियर हो कि सब्जेक्ट में है क्या। अब आप ये सोचेंगे कि भाई आर्ट्स के सब्जेक्ट में क्या है कंसेप्ट, तो कंसेप्ट कुछ नहीं होता है। कंसेप्ट ये है कि उसको एनालिसिस करने का तरीका क्या हो, हम उस जो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट में, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, उसको हम किस तरीके से देखें। कहते ना कि वही देखने की समझने की बात है। तो मैंने क्या किया कि सर्च करते करते बहुत, है ना, कि आप देखोगे क्वेश्चन डाल दो, फिर किसी के लिखे आंसर कोरा वगैरह मिल जाते हैं। तो मैंने उस समय क्या किया कि जैसे हिस्ट्री मैंने पढ़ी तो मैंने पढ़ने से पहले स्पेक्ट्रम में पढ़ चुका था मैं, लेकिन एंशिएंट और मिडावल पढ़ने में थोड़ा सा मेरा सिर दर्द होता था, क्योंकि वो नाम मिडावल के नाम तो मुश्किल बहुत ज़्यादा लगते थे, मतलब याद ही नहीं होते थे नाम मिडावल के।
तो मुझे शुरू में ये लगता था कि मेडावल तो भाई होने नहीं वाली कैसे भी। एंशिएंट में भी क्या था कि याद तो सबका लगता था, अच्छा लगता था पढ़ने में, लेकिन लिखने में बैठो तो एंशिएंट में कुछ याद नहीं आता था। फिर मैंने क्या किया कि एक प्रतीक नायक टीचर हैं कोई यूट्यूब पर, तो उनके मैंने मैराथन लेक्चर डले हुए हिस्ट्री के, है ना, तीनों सेक्शन के, अपने मेडाइवल, मॉडर्न और एंशिएंट के। तो उनके मैंने पूरे वो मैराथन लेक्चर्स देखे। फिर एकदम बहुत छोटे छोटे क्लासेस थे, 3-3 घंटे के पूरे, है ना, और उन्होंने पूरी हिस्ट्री को एज ए सिंगल लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। और वो अप्रोच बता दी कि पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है। जैसे जब उन्होंने लेक्चर लिए तो उसमें उन्होंने बताया, वो एक कंपेरिजन करते थे कि टाइमलाइन क्या चल रही है, और जैसे उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया, उन्होंने मान लो कनिष्क डिस्कस कर दिया, फिर वो ये बताएंगे कनिष्क जब यहाँ राजा था तो इंडिया के बाकी पार्ट्स में कौन कौन राजा थे, बिल्कुल ठीक है, या फिर कंटेम्प्रेरी सिचुएशन क्या थी। तो मुझे ये पता पड़ गया कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मैं उसको ऐसे लीनियर फॉर्मेट में पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे कनेक्शन होना चाहिए कि इस समय इंडिया में वो राजा होगा। जैसे कि जब आप बाबर पढ़ रहे हो, और जब मैंने उनकी पूरी वीडियोस देख के समझ ली कि हाँ ये क्या समझाना चाह रहे हैं, तो फिर जब आप बाबर पढ़ोगे तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि इस समय कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो थोड़ा सा ना टाइमलाइन को मैच करना ईजी हो जाता है, और अंडरस्टैंड डेवलप होती है कि हिस्ट्री में इवेंट्स किस तरह घटित हो रहे होंगे। तो याद करना भी आसान हो जाता है फिर हिस्ट्री को। मेन चीज़ है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब इस लेवल तक आप क्लैरिटी पहुंच जाएं, उसके बाद फिर नोट्स मेकिंग करें, क्योंकि फिर आपको सिर्फ नोट्स को याद कर लिखना है, समझा सब कुछ चुके हैं। तो आपने नोट्स प्रीलिम्स के भी बनाए थे और मेंस के भी बनाए थे? नहीं, प्रीलिम्स में देखो लूसेंट से पढ़ता था जी, इंडिया के जीएस तो मेन, मैंने अलग से कोई ऐसे नोट्स नहीं बनाए। प्रीलिम्स में जीएस के, एमपी के ना उसके लूसेंट के। हाँ, मैंने एमपी में काम किया था कि जो भी पहले मैं एग्ज़ाम गुरुजी पढ़ता था, फिर उसके बाद 2022 के बाद से परीक्षा पॉपुलर हो गई, तो 21-22 तक थोड़ा मैंने एग्ज़ाम गुरुजी पढ़ा। फिर क्योंकि 2 दफ़ा हो गई थी तो पढ़ने में समय लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि एग्ज़ाम गुरुजी में जो कुछ एक्स्ट्रा दिया रखा था उसको मैंने फिर उसी में परीक्षा में नोट डाउन कर लिया, ताकि सोर्स आपका लिमिटेड रहे। आप हर बार सेम परीक्षा में पढ़ोगे, हर बार एग्जाम गुरुजी पढ़ोगे तो डबल टाइम लग रहा है, बिल्कुल। तो मैंने जो एक्स्ट्रा कंटेंट था उसको मैंने एक ही जगह कर लिया। इसके अलावा अपनी अभी वर्तमान में वो ट्राइब्स हो गई हैं, जो ट्रैवल कल्चर यूनिट है, पहले वो आयोग थे, तो आयोग को मैंने शिवम गुप्ता के ऑनलाइन डले हुए थे लेक्चर्स, पीडीएफ भी डली हुई थी, तो मैंने सिर्फ उसी के आधार पर नोट्स बना लिए थे अपने, है ना। क्योंकि आयोग में आप देखो मैं होता क्या है कि हम बहुत डीप में चले जाते हैं, जबकि आयोग के क्वेश्चन क्या हुए, बिल्कुल आयोग के क्वेश्चन हमेशा बेसिक आए। मुझे लगता है उन्हें शायद हटा भी इसलिए सिलेबस से क्योंकि वो स्कोरिंग हो गया था, आयोग में लोगों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे। फिर जब ट्रैवल वाला पोर्शन आया तो ट्रैवल वाले पोर्शन में क्योंकि मेरा 24 का अटैम्प्ट उस नए सिलेबस का पहला अटैम्प्ट था, और समय में मुझे पास उतना था नहीं तैयारी के लिए, तो मैंने पुराने जो छोटे मोटे 8-10 पेज के नोट्स थे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग वही नोट्स पढ़े, और आखिरी में कुछ हैंडआउट्स किसी जगह के निकल आते हैं तो हैंडआउट्स वगैरह पढ़े, उन्हीं से मतलब 24 का प्री मेरा क्लियर हो गया था। और आईटी की नोट्स मैंने क्या की था, अरिहंत की बुक आती कंप्यूटर वाली, हालांकि परीक्षा में लोग कई सारे आईटी के पढ़ते हैं पर वो हिंदी में थी, और आईटी पढ़ना इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हिंदी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा टर्म्स वगैरह और लैंग्वेज वगैरह प्रॉब्लम देती है। लेकिन आर्यन से मैंने पढ़ाई करी, और मेरे साथी जो थे वो सब हिंदी मीडियम वाले थे, लेकिन उनके नोट्स में उनसे पूछा था कि इसमें सब कवर हो गया कि नहीं। जैसे मैं नोट्स बना ली, उनको दिखा दी, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला क्या इसमें सब कवर हो गया, जो कुछ आ सकता है, तो बस उसमें मैं प्री के नोट्स बना लिए थे, मेंस के नोट्स मैंने बना लिए थे। तो मेंस के नोट्स आपने 6 के 6 पेपर के बनाए थे या कुछ टॉपिक को नहीं, देखो छोड़ा था? छोड़ा केवल ऐसे था, ऐसे में कोई नोट्स होते नहीं है। पत्र लेखन वगैरह मेरे मामा हैं तो वो हिंदी से टीचर हैं, तो उन्होंने जैसा फॉर्मेट बताया था मैंने उसी फॉर्मेट को अपने सारे अटेम्प्ट्स में फॉलो किया। हिंदी में मुझे स्ट्रगल थोड़ा फील होता था, क्योंकि कोई ऐसा नोट्स अवेलेबल थे नहीं, जो कुछ बुक्स थी उनमें थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ था, और मुझे हिंदी में प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस में कर ही रहा था। तो हिंदी में क्या करता था कि डेली बीच में मैंने कुछ ऐसा 1-1.5 महीना निकाला अपनी तैयारी के बीच में, डेली सुबह उठने के बाद 1-1.5 घंटे सिर्फ हिंदी नोट्स बनाता था, और बहुत बेसिक लेवल पे जाके। फॉर एग्जांपल जब मैंने समास उठाया तो मैंने नेट के सहारे, और एक कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की बुक आती थी, हालांकि उसमें भी इन्फॉर्मेशन कम थी, तो मान लीजिए अपने समास उठाए, फिर समास के 6 टाइप, उन 6 टाइप्स फिर अपने सब टाइप हैं, फिर उसमें से भी अंदर कुछ और टाइप्स, जैसे तत्पुरुष में आपको बहुत टाइप मिल जाएंगे, तो हर एक टाइप की अपनी अपनी डेफिनेशन, क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, और आयोग ने पिछले कुछ सालों में बहुत अंदर जाना चालू किया है, मतलब आपको सिर्फ ये नहीं पूछते समाज की परिभाषा लिखी है, प्रकार लिखी है, आप वो उनके टाइप्स के भी सब टाइप्स पूछ लेते हैं, उनकी परिभाषा पूछ लेते हैं।
तो ऐसा 20-21 के पेपर में देखने को मिला था। तो मैंने फिर हिंदी के नोट्स डेली, और पता है वो क्या है, पूरा देखो तो बहुत बड़ा लगता है ये कैसे बार होगा। आप 1-1.5 महीने करके देखो, डेली उठो भाई। किसी ने ऐसा हुआ कि एक ही समास कर पाए, मतलब तत्पुरुष समास में पूरे 1 घंटा चला गया। लेकिन जब 1-1.5 महीने बाद पूरे नोट्स बन गए, फिर इतना आराम हो गया कि जो मेरे साथ के हिंदी मीडियम के लोग थे वो भी नोट से पढ़ा करते थे, है ना। फिर एथिक्स में भी मैंने क्या किया कि इधर उधर से दूर दाड़ के ऐसे नोट्स बनाए, लेकिन वो काम नहीं किए 21 वाले में। तो मुझे लगा कि नोट्स थोड़े से एथिक्स के ना पुअर रह गए क्वालिटी में। तो फिर मैंने इग्नू की जो ओपन बुक्स आती हैं इग्नू यूनिवर्सिटी की, इग्नू की मैंने BA फिलोसफी बुक से अपने फिलोसफिकल पार्ट कवर किया। और फिर क्या था कि मेरे साथ जो लोग रह रहे थे वो एक्सपीरियंस थे। तो इकोनॉमिक्स में और जो अपना एथिक्स का फिलोसफी के अलावा जो पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री में, बल्कि पूरी टोटल हिस्ट्री में मैं पढ़ तो चुका था। तो मैं क्या करता था, उनसे मैं डेली जाकर, अब बहुत ईजी, आप सोचो आपके पास पूरा साल है ना, आप डेली क्या करो, आपके पास जो भी कोचिंग के टीचर्स हैं या जो भी सिलेक्टेड लोग पुराने हैं भाई, वो तैयारी कर चुके, उनको सिलेबस अच्छे से पता है, उनको ये पता है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। उन्होंने कई सारे टेस्ट सीरीज ले लिए हैं, तो उनको ये पता है कि कितने सारे क्वेश्चन किसी टॉपिक में से बन सकते हैं। तो आप कोई टॉपिक उठाओ डेली का और किसी से क्वेश्चन ले लो जो जानता हो, जिसको सब्जेक्ट की जानकारी हो, एग्जाम की जानकारी हो, कि इसमें ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल क्या बन सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटी को छोड़ के और साइंस को छोड़ के, क्योंकि मेरे अच्छे थे, मैंने बाकी सारे टॉपिक्स के नोट्स ऐसे ही बनाए। मैं अपने सीनियर से तो क्वेश्चन लेता था डेली बेसिस पे, 10, 15, 20 क्वेश्चन। अब पूरा दिन सोचो आप 15-20 क्वेश्चन सिर्फ लिख रहे हो। कैसे? प्रॉपर नोट्स में लिखता था। सोर्सेस लूसेंट ऑनलाइन, जैसे यूपीएससी की जो वेबसाइट से मुझे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं, है ना। वाजीराम पे, लोटस अराइज एक वेबसाइट है, और एक और इम्पॉर्टेंट इनसाइट IAS है ना। इनसाइट IAS में अच्छे, तो इन सब से ना उनके सोर्स से अपने बढ़िया नोट्स बनाता था। और नोट्स उसी फॉर्मेट में जैसे कि मैं आंसर लिख रहा हूँ प्रॉपर। मतलब अकबर की रिलीजियस पॉलिसी तो मैंने वो 2 पेज में ही खत्म करने की कोशिश करी है, क्योंकि उतनी लिख पाएंगे पेपर में। तो मैंने केवल 2 पन्नों में उसको पूरा लिख लिया है कि कितने डायमेंशन हो सकते हैं पूरे पॉइंट फॉर्मेट में। कोई मैंने उसमें पैराग्राफ नहीं लिखे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुका हूँ रीडिंग करके पहले साल में। तो केवल जैसे कॉपी में लिखने वाला हूँ वैसे ही लिख लो, और इसी तरह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरे नोट्स तैयार हो गए। ओके, तो सारे नोट्स आपने बनाए ऑलमोस्ट। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? एजुकेशन देखिए, स्कूल एजुकेशन पूरी हुई रायसेन से, और 6 क्लास के बाद फिर नवोदय में एडमिशन हो गया था, तो 6 से 12 तक नवोदय में पढ़े। उसके बाद 1 साल कोटा का टाइम था जेई की तैयारी का। उसके बाद अभी 2018 में फिर एडमिशन लिया यहाँ IIT में इंदौर में, और 2022 में यहाँ से पास आउट हुआ हूँ। ओके, करंट अफेयर आप कैसे मैनेज करते थे? डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे? नहीं, डेली न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ता था मैं, एग्ज़ाम PDF पढ़ता था, एग्ज़ाम से कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले। फिर भी क्या होता था कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ में जो लोग थे, क्योंकि उन्हें टाइम हो गया था, अच्छे अनुभवी लोग थे, तो वो नोट्स बना लेते थे हर बार। मतलब वो करंट अफेयर्स को बहुत शॉर्ट कर लेते थे कि इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। तो उनसे काफ़ी हेल्प मिलती थी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मैं रैंक में भले ही आ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट था सब कुछ। हम किसी दूसरे से हेल्प लेकर, किसी दूसरे से पूछ कर, सब ऐसे ही काम चलता रहता है। है ना। बस मैंने क्या किया कि उसको शायद फॉलो कर लिया अच्छे से, बिल्कुल, है ना। पूरा जो कॉम्बिनेशन बना इधर से हेल्प लेने के बाद वो मतलब निकाल ले गया प्रोसेस से। ओके, तो जो एस्पिरेंट्स बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं या बार बार मेंस में फेल हो रहे हैं, पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, या 1 या 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स में जो एस्पिरेंट्स रुक रहे हैं, वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उन्हें कहाँ पर अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए? देखिए, एक मेरे साथ भी एक बीच में ऐसा हो रहा था, जब मैं टेस्ट सीरीज मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, तो मुझे एक अच्छी एडवाइस मिली जो मैं देना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब बोला ना 1-2 क्वेश्चन से पेपर का रह जाना, वो शायद इसलिए कि थोड़ा सा पेपर में कन्फ्यूजन होता है प्रीलिम्स में, कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो एक प्रैक्टिस मैंने जो अडॉप्ट की अपने सारे अटेम्प्ट में 22 के बाद प्रीलिम्स में, मैं हमेशा जब पेपर सॉल्व करता था प्रीलिम्स का, तो मैं हाथ रखा रहता था उसके ऑप्शंस पर। क्या होता था कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, इमीडिएट 4 ऑप्शन देख लिए, तो आपको लग रहा है कि याद आ रहा है, लेकिन 4 ऑप्शन देख के आप कन्फ्यूज हो गए। फिर आपको लगता है कि नहीं, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो मैं क्या करता था कि ऑप्शन पर आप हाथ रख लो, केवल क्वेश्चन आप पढ़ो, फिर कोशिश करो कि बिना ऑप्शन देखिए आपको उसका आंसर ध्यान आ रहा है क्या। ऐसे जब करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो एक होता है ना कि बहुत माइक्रो लेवल कन्फ्यूजन होती है ऑप्शन सुन लेने के बाद। अब जैसे कि GATT है अपना, WTO और GATT, ठीक है।
तो अब GATT मैंने आपसे पूछा फुल फॉर्म बताओ GATT का, तो आपने बोला कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। अब मैंने बोला कि टैरिफ्स एंड ट्रेड है या ट्रेड एंड टैरिफ है। अब व्यक्ति क्या कंफ्यूज हो गया, बिल्कुल, उसे भले ही या तो उसे इमीडिएट बता दी, लेकिन अब कंफ्यूज होगा कि टैरिफ एंड ट्रेड है कि ट्रेड एंड टैरिफ है। तो क्या होता है कि जब ऑप्शन मिलते हैं तो ऑप्शन मिलने के बाद व्यक्ति कंफ्यूज हो ही जाता है, तो ऑप्शन पे थोड़ा हाथ रखें, ऑप्शन ना देखें। दूसरी बात, OMR भरने की प्रैक्टिस थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की गलती ना थोड़ा सा मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ आपको बन रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए आप चूक गए क्योंकि आपने OMR गलत भर दी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा OMR फिलिंग को लेकर प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए। बाकी ये ऑप्शन छुपाने वाला आइडिया बेस्ट है, मुझे बहुत काम दिया है। ओके, तो जो एस्पिरेंट्स अभी 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं और जो एस्पिरेंट 2027 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो इन दोनों के लिए क्या स्ट्रेटजी अभी सही रहेगी? पहले 2026 की बात करते हैं। देखिए, अब एक स्टडी तो हो नहीं सकती, क्योंकि किसी का सिलेबस अगर पूरा तैयार नहीं है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है 26 का अटेम्प्ट। एग्ज़ाम ईजी तो नहीं है ना। 27 में लेकिन जो मैंने बताया कि आप पहले रीडिंग करें, अगर सेल्फ स्टडी है तो नोट्स पे की साथ साथ करते रहे। हाँ, एग्ज़ाम जब से 26 का क्योंकि पास है तो उसकी बात कर लेते हैं। 26 में आप मीन्स के वो सिलेबस फिलहाल पढ़ें, नोटिफिकेशन आने तक, नवंबर दिसंबर तक। GS के टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स जो प्री से मैच कर रहा हो, बस। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ प्रीलिम्स में आने वाला है। बिल्कुल, जब प्रीलिम्स आएगा तो आप थोड़ा सा मेंस को छोड़कर फिर एकदम प्री ओरिएंटेड हो जाएं। और क्योंकि आप GS पढ़ चुके होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और MP, तो फिर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स, IT और ट्राइल्स वगैरह पढ़ने लगें। हाँ, एक काम ज़रूर करें कि डेली बेसिस पे परीक्षा में जरूर पढ़नी है। परीक्षा किताब और या फिर कोई दूसरी MP किताब जो भी आप रेफर करें, 1.5 घंटा 1 घंटा डेली दें। बहुत बड़ी किताब नहीं है ना, 400 पेज के लगभग कुछ है नए एडिशन में। और एक बार जब परीक्षा में पढ़ ले तो वो किताब बहुत हैंडी बुक है, मतलब थोड़ा सा समय देंगे तो फिर ना वो हफ्ते भर में उसका रीजन बहुत अच्छे से हो जाता है ना। अब जैसे स्ट्रीम में पहुंच गया हूँ, 1 हफ्ते में तो उसके 2 और बिल्कुल सॉलिड याद हो जाती है वो किताब। और दूसरा लूसेंट है ना, GS के लिए लूसेंट ज़रूर पढ़ें फिलहाल अभी से, क्योंकि 26 का भी जब प्रीलिम्स मान लो अभी फेब में हो सकता है या फिर मार्च, वो आसपास ही है। तो फिर प्री तो निकालें फिलहाल, हो सकता है मेंस जैसा पैटर्न चल रहा है अगर आगे बढ़ता है तो फिर मेंस में टाइम मिल ही जाना है। तो मेंस के वो टॉपिक पढ़ें जो GS के मैच करें प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स के बाद फिर बाकी जो टॉपिक्स हैं एथिक्स वगैरह और सोशलॉजी वगैरह जो कि सिर्फ मेंस में आने वाले हैं। और 27 वाले तो बढ़िया सब कुछ भूलकर केवल मेंस के नोट्स बनाने पे ध्यान दें। कोशिश करें कि आपके कम से कम 70-80% सिलेबस के नोट्स आपके पास अवेलेबल हों, ताकि प्रीलिम्स के बाद जो कुछ 5 महीने आपको मेंस के लिए मिलेंगे उसमें आप बचे हुए नोट्स बना लेना और रिटर्न प्रैक्टिस करते रहना। ओके, प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या अप्रोच होती थी? क्योंकि उसमें फैक्चुअल पार्ट पर आप ज़्यादा फोकस करते थे या फिर कॉन्सेप्ट पर भी? नहीं, प्रीलिम्स तो फैक्ट्स, उसमें तो याद होना ही चाहिए। क्या होता है कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाने के लिए, क्या चीज़ लिखें, कैसे लिखें, और वो आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट भी करनी है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। तो आपको क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है किसी के आंसर में कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रीलिम्स में तो कोई ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, है ना। लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जैसे ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी पढ़ें तो उसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कह लो या फैक्चुअल कह लो, तो मैप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, या आपको पता हो कि थोड़ा सा लोकेशन चीज़ों की कहाँ पर है, कहाँ से कोई नदी निकल रही, तो थोड़ा सा एक इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए कि आप इमेजिन कर पाओ। बिल्कुल, है ना, कि चंबल नदी अलग डायरेक्शन में है और बेसवा नदी अलग डायरेक्शन में है, तो थोड़ा सा वो एक अच्छी आपकी इमेजिनेशन पावर हो, और फैक्ट्स पर पूरा ध्यान दें। और आपस में जो फ्रेंड सर्कल डेवलप अगर हो गया अच्छा, तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं रैपिड फाइटर भी खेलना चाहिए, तो वो अच्छा टाइम पास होता है। प्री के टाइम हमने बहुत किया, दिन में डेली 1.5 घंटा बैठो। और हम लोग क्या करते थे, अपने ग्रुप में टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी हम 2-4 दिन केवल इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ा आप कुछ भी रहे हो, अपनी पढ़ाई अपने तरफ तरीके से कर लेने दो। तो क्या करते थे, 3-4 लोग बैठ गए अपनी अपनी इकोनॉमिक्स के जो भी, क्योंकि सबके सोर्सेस में थोड़ा डेविएशन हो सकता है, तो उस सोर्स में जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप क्वेश्चन पूछें। अब वो ध्यान रखें कि वो रैपिड फायर ऐसा नहीं हो कि जो सामने वाले से ना बने से पूछे जाएँ, वो क्वेश्चन पूछें पेपर में आ सकते हैं। तो बस इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिससे फैक्ट्स ना प्रॉपर हो जाते हैं। और हम लोग जब वो चीज़ें करते थे क्वेश्चन पूछने वाली, तो हम लोग ये नहीं करते थे कि ऑप्शन बताओ, आपसे पूछा कि आपको बनना चाहिए। बिल्कुल, तो उसमें फिर थोड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट होता था कि नहीं हम ज़्यादा बताएंगे, हम ज़्यादा बताएंगे।
उससे फिर चीज़ें सुधर जाती हैं। आपने प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से की है? एमसीक्यू मैंने तो प्रीवियस ईयर ज़्यादा किए हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मेरे ज़्यादा मैंने किए हैं। बाकी तो टेस्टिस वगैरह मैंने प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं लगाई। ओके। हाँ, और इसके अलावा परीक्षाम की एमसीक्यू जो बुक आती है वो मैंने लगाई थी 2022 में लगाई थी, क्योंकि 24 में टाइम मुझे तब मिल नहीं पाया था, लेकिन 22 में अच्छे से करके गया था। ओके। तो प्रीलिम्स के लिए किन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, यदि आप कुछ सोर्सेज बताना चाहो? लूसेंट और परीक्षाम। और घटना चक्र? नहीं, मेरे लिए तो नहीं। ओके। क्योंकि मेरा एक बार मैंने पढ़ी थी घटना चक्र हिस्ट्री की 2022 से पहले, क्योंकि 22 का मैं टाइम थोड़ा मुझे मिल गया था प्रीलिम्स के लिए, लेकिन वो किताब एक ही बार पढ़ पाया, दोबारा रिवीजन कर सकूँ इतनी हिम्मत ना कभी जुटा नहीं पाया, क्योंकि बहुत 800 पेज उसमें थे। बिल्कुल। तो मेन चीज़ क्या है ना कि रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। घाटा जाकर पढ़ भी ली, फिर पेपर आने बाद कह रहे हैं कि यार बुक में है तो, लेकिन ध्यान नहीं है तो वो बेकार होता है। बिल्कुल है ना, लूसेंट में सब मिल जाए, हाँ टाइम है और वो क्षमता है कि घटना चक्र को आप 1 से 2 बार नहीं 2 से 3 बार पढ़ सकें, तो फिर लगा लो घटना चक्र। और एक काम ये भी हो सकता है घटना चक्र का कि जो सब्जेक्ट कमजोर है उसकी लगा लो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपकी ज्योग्राफी पुअर है, ज्योग्राफी लगा लो, पॉलिटी कमजोर है, पॉलिटी लगा लो, क्योंकि बहुत बड़ी किताब है, 800 पेज माने रखते हैं। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स में जैसे 10 यूनिट है, तो 10 की 10 यूनिट पर बहुत अच्छी कमांड होना जरूरी है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि किसी यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान दे दो, किसी को नहीं, सब पर बराबर ध्यान। ओके। वो इसलिए क्योंकि कट ऑफ कितनी जा रही है, 80 नंबर आपको चाहिए। बिल्कुल। अब आप ये मानो कि सब कुछ अगर आप रट के भी जाओ ना, आपको बता देंगे पेपर में 100 क्वेश्चन ये आने वाले हैं, तो भी व्यक्ति 5-6 गलती कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि सिली मिस्टेक होती है। वैसी बात है कि हम सब कुछ पढ़ के आते पर सब कुछ याद नहीं आता, तो 100 क्वेश्चन रट के भी जाओगे तो भी 95 नंबर आएंगे। फिर वहाँ पे कोई सिली मिस्टेक, अब पेपर तो हम बिना देखे ही दे रहे हैं ना, नया पेपर हमारे लिए, तो गलतियाँ तो होंगी। और 80 नंबर लाना मतलब कि थोड़ी भी सिली मिस्टेक हुई, थोड़ा भी इधर उधर हुए, तो आप रेस से बाहर हो। तो आप मान के चलो कि आप हर यूनिट में से अगर ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस समय 9 से 11 चले जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन, अगर हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मान के चलो कि हर यूनिट में 10 क्वेश्चन ईजी तो नहीं होंगे, 2 क्वेश्चन कठिन होंगे। तो मान लो हर यूनिट में से आपने 2 क्वेश्चन गलत भी किए, तो अभी आप कितने नंबर पहुंचे, 80। आपको ऊपर नंबर लाने, तो इसका मतलब किसी एक यूनिट को छोड़ दोगे तो अकेले यूनिट में हो सकता है 5 नंबर कम हो जाए, तो फिर आपको बाकी मार्जिन कम रह नहीं जाएगा गलती के लिए। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, किसी को अवॉइड नहीं करना सकते। और पहली चीज़, और दूसरी बात है कि आयोग ने बोला नहीं है कि हर में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयोग ने कहीं मेंशन नहीं किया, ये केवल एक कहते हैं ना कि बिना कहीं कन्वेंशन स्थापित हो गया है कि 9 से 11 क्वेश्चन हम देख रहे हैं हर साल आ रहे हैं, लेकिन क्या पता कभी पेपर सेट हो जाएगा कि नहीं, चलो करंट अफेयर्स इस साल कुछ बड़ा इवेंट हुआ नहीं है, हटा देते हैं, कुछ और ज्योग्राफी दे देते हैं, तो फिर पूरी पढ़ाई हो जाएगी खराब, क्योंकि आपने 1-2 चीज़ को छोड़ दिया था। बिल्कुल। ओके, अब मैं मेंस पर आगे बढ़ना चाहूँगा। मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति रही थी? मेंस लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखें, स्पेशली जब एग्ज़ाम पास हो, प्रीलिम्स देने के बाद डेली एटलीस्ट एक जो 150 नंबर का टेस्ट होता है, एक पार्ट का पार्ट या भी, वो एक टेस्ट ज़रूर लिखें, और असेसमेंट करते रहें डेली बेसिस पे, क्योंकि दोनों चीज़ें बेकार हैं, एक तो टेस्ट कम लिखना, या फिर ज़्यादा टेस्ट देने के बाद उनका असेसमेंट ना करना, है ना। असेसमेंट भी जब करें तो थोड़ा स्ट्रिक्ट करें, इस बात को ध्यान रखते हुए कि आयोग में जो मार्किंग इस समय हो रही है वो बहुत ही एवरेज मार्किंग हो रही है ना। 40% पासिंग मार्क्स हैं और हाईएस्ट जा रहे हैं 55%। इसका मतलब अगर आप पासिंग मार्क्स भी क्रॉस कर लें तो आपको इंटरव्यू कॉल होने के चांसेस हाई हैं। और इसके अलावा जब मेंस आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखें स्पीड का, क्योंकि पेपर अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो फिर मार्किंग में समस्या है, क्योंकि आपने अटेम्प्ट नहीं किया पेपर। आप 100% अटेम्प्ट कर रहे हो तो नंबर आ रहा है 50%, 55%, और जब पेपर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो फिर उसका कम होगा, तो फिर कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए पेपर अटेम्प्ट करें, जब पेपर अटेम्प्ट होने लगे तो उसके बाद ध्यान दें कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। प्रेजेंटेशन भी अगर आप, और हर चीज़ में सुधार करते हैं रेगुलरली, प्रेजेंटेशन में सुधार करें। और फिर कंटेंट तो आपका ऐसा है कि जैसे जैसा पढ़ते जाएंगे, हर रिवीजन आपका होगा, और हर रिवीजन के साथ आपके कंटेंट में ऑटोमेटिकल इंप्रूवमेंट होता जाएगा। हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि हैंड राइटिंग जब ख़राब होती है तो वो कई लोग सलाह दे देते हैं कि नहीं हैंड राइटिंग नहीं देखी जाती, देखा सब जाता है, मेरा जो ओपिनियन है। क्योंकि भाई राइटिंग स्किल्स हैं तो उसमें कोई एक चीज़ का टेस्ट तो है नहीं। हैंड राइटिंग हम भी किसी कॉपी देखते तो हमें भी लगता है कि नहीं यार ये कॉपी अच्छी है, किसी को भी पढ़ने का मन करता है। किसी की हैंड राइटिंग इतनी ख़राब है कि लगता है कि अरे
मतलब सिर में दर्द हो जाता है, आप अक्षर नहीं समझ में आ रहे हैं शब्द क्या लिखा है। इसलिए रोल हर सेक्शन का है आंसर राइटिंग में, इसलिए हैंड राइटिंग पर भी ध्यान दें। इवन मैंने क्या किया था कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था अपनी कॉपी में, क्योंकि मुझे कई जगह एक टिप मिलती थी कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी पढ़ने में समस्या आ रही है। ऐसा इसलिए होता था कि ओवरऑल मेरी राइटिंग ठीक थी, लेकिन कुछ वर्ड्स खराब बनते थे, जैसे RES जो वॉवेल्स हैं, तो हल्की कर्सिव राइटिंग लिखता हूँ तो थोड़े से मैच हो जाते थे। तो फिर मैंने क्या किया कि सिर्फ इन वर्ड्स पर काम किया, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि लिखते समय अगर कॉन्शियस रहोगे ना कि नहीं यार मेरा ई खराब बनता है, तो अब ऑटोमेटिकली ई थोड़ा सा ठीक बनेगा। तो दिमाग को इतना मैसेज होना चाहिए कि नहीं ये इस वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना ऑटोमेटिक। तो मैंने जो छोटे बच्चे नहीं प्रैक्टिस करे थे, हमने छोटे में करा था चालान की कॉपी लेके राइटिंग की प्रैक्टिस, तो मैंने प्रॉपर वो चालान वाली कॉपी ली। ऐसी मैंने 2 कॉपीज भरी जिनमें सिर्फ वो वर्ड्स लिखे थे जो मेरे खराब बनते थे, जो ऐसे अल्फ़ाबेट्स थे। पहले उनको अलग अलग लिख कर देखता था, फिर उनको कंबाइंड रूप में लिखने लगा एक साथ, ऐसे करके। और कुछ नहीं, एक पेज लिखोगे चालान वाली कॉपी में मुश्किल से 7-8 लाइन उसमें पेज में होती हैं, 5-7 मिनट काम रहता था। मतलब पूरे कहते हैं उस एग्जाम में एकदम घुस जाओ, जो कमी लगे सबको सुधारते रहो। फिर उसके बाद कंटेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। कंटेंट में क्या है कि थोड़ा सा फैक्ट डालने की कोशिश करें हर चीज़ में। एकदम प्लेन कॉपी भरने का जो तरीका हम लोग कॉलेज में अपनाते हैं ना, खासकर आर्ट्स वाले जो बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, केवल 32 पेज की कॉपी है, पूरी कॉपी भर दी मार्क्स आपके आ जाएंगे, ऐसा नहीं करें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में ध्यान दें। बहुत बेसिक चीज़ है, हमको लगता है क्या होगा इंट्रो कंक्लूजन से, लेकिन इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो आप पॉलिटी के बारे में लिख रहे हो, अब आपको DPSC पूछा गया कि DPSP को फंडामेंटल राइट की तरह कंपल्सरी क्यों नहीं किया गया, मतलब कोर्ट ने उसकी गारंटी क्यों नहीं ली। तो आप DPSP की जब डेफिनेशन दे रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा ये सब चीज़ें ऐड कर दें, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा गया एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें पूरी थ्योरी जाने वाली है, लेकिन कम से कम आप इंट्रोडक्शन में डाल दें कि DPSP कितने आर्टिकल हैं, आर्यश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इस पार्ट में है, इनको सोशलिस्ट, गांधीयन और इंटेलेक्चुअल लिबरल कैसे डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब जितना इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में दे सकें वो तो दे दें। उसके बाद फिर कंक्लूजन जब लिखेंगे उस टॉपिक का, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन से थोड़ा डिफरेंस हो। कई बार क्या होता है लोगों के क्वेश्चन देख के लगता है कि कंक्लूजन जबरदस्ती दिया गया लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आया। तो हर चीज़ पर काम करें एकदम बारीकी से। इवन 7 मार्कर जो क्वेश्चन है अपने जो आधे पेज में लिखने होते हैं, उनमें भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन डालने की कोशिश अवश्य करें। मतलब 7-10 में से कम 7-8 क्वेश्चन आपके ऐसे हों जिनमें आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा हो। और खाली स्पेस कम से कम छोड़ें, क्योंकि कॉपी ऑलरेडी छोटी है। 22 जैसी बड़ी कॉपी तो लगता है कि चलो भाई पेपर पूरा होने पर छोड़ सकते, लेकिन अच्छे से कॉपी भर कर आएँ और कॉपी का एस्थेटिक अच्छा हो, कॉपी दिखने में आपकी ठीक लगे और फैक्ट एकदम क्लियर समझ में आए। कई बार क्या होता है कि हम 10 मार्कर क्वेश्चन में बिना लाइन छोड़े लिख देते हैं सब कुछ, तो फिर वो एकदम पैराग्राफ जैसा सबको दिखता है कि आपने निबंध जैसा उस टॉपिक के ऊपर लिख दिया है 10 नंबर में। तो लाइन छोड़ें, है ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में ध्यान दें, स्पेस एकदम भी खाली ना देखिए, एकदम भरा भी ना देखिए, बेसिक चीज़ें। और दूसरी बात कि किसी कॉपी करने की कोशिश ना करें कि जैसे मान लो मेरी कॉपी हालांकि डली नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी कॉपी डाल दूँ तो ऐसा नहीं उस कॉपी को कॉपी करें कि ऐसा लिखने की कोशिश करें। कोई कितना नहीं कर ले, जैसे कि सबकी पर्सनालिटी में डिफरेंस है ना, ऐसे ही सबकी कॉपीज़ में डिफरेंस होगा ही होगा। तो आप किसी ऐसा बनने की बजाय आपकी जो अपनी क्वालिटीज़ कॉपी में, क्योंकि कॉपी में क्या है मौलिकता रहनी चाहिए, लगना चाहिए कि आपका अपना इस कॉपी में कुछ है। किसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। भाई किसी बनी बनाई पेंटिंग को अगर दोबारा बनाएंगे तो वैसी तो नहीं बनने वाली। तो बेहतर है कि आप जैसा लिख रहे हैं वैसा ठीक है, वो आपकी मौलिकता है। अब उस मौलिकता में थोड़ा सुधार करें कि भाई कहाँ कुछ कमी है, तो किसी ऐसे व्यक्ति की कॉपी दिखाएं जिसको आंसर राइटिंग स्किल के बारे में जानकारी हो, उसको कॉपी दिखा कर फिर आप ही कॉपी में जो कमी बताए वैसे आगे बढ़े। मैंने कभी पूरी प्रोसेस में किसी टॉपर की कॉपी देकर ये नहीं किया कि मेरी कॉपी इसकी जैसी हो जाए। मैं केवल क्या करता था, इस कॉपी में क्या कमी है वो बताओ। मैंने लिटरली जो होता ना कि टॉपर्स कॉपी डाली और फिर दिखने लग गए, मैंने ये काम कभी नहीं किया। क्योंकि अगर टॉप 10 कॉपी देखोगे ना, सबकी कॉपी अलग अलग होगी। इसका मतलब हर तरह से कॉपी लिखने वालों का सिलेक्शन हो रहा है। मेन चीज़ है कि आपकी कॉपी में जो गलतियाँ हैं वो आप निकाल दो, सिंपल है। ओके तो जैसे आप मॉक टेस्ट देते थे, तो जहाँ भी आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे चाहे घर पे या किसी कोचिंग में, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन छोड़ के आ गए हों या आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ हो? बहुत हुआ, खासकर शुरुआत में तो मेरे क्वेश्चन छूटते थे। स्पीड मैंने बोला ना, स्पीड मुझे इशू था, इसलिए 22 में थोड़ा सा मेंस में मार्क्स थोड़े से कम भी रह गए। इवन 24 में मैं उत्कर्ष में टेस्ट सीरीज दे रहा था, तो शुरू में क्या होता है, क्योंकि
22 के पैटर्न के आधार पर और जो मार्किंग में चेंज हुआ था, तो 24 के पेपर में बड़ी कॉपी दी जा रही थी कोचिंग्स में। तो जब बड़ी कॉपी आ रही थी तो मेरा पेपर छूट रहा था, लेकिन फिर जैसे ही आगे सैंपल कॉपी डाली 2024 की, तो वो वही पुराने फॉर्मेट की छोटी साइज वाली कॉपी थी, जिस नंबर ऑफ लाइन्स कम थे। फिर मेरे मार्क्स अपने आप इम्प्रूव हो गए। तो स्पीड का इशू तो मुझे आता था ना, लेकिन फिर मैंने उसको प्रेजेंटेशन से और खूब लिख कर ना सब कवर हो जाता है फिर वो। अच्छा, स्पीड मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड इम्प्रूव होगी। और पेपर के बीच बीच में ध्यान देंगे, 2 मार्क का टाइम पर खत्म कर जाएं, जो भी आप टाइम डिसाइड करके जाते हैं, 7 मार्क का टाइम में खत्म हो। तो ऐसे ऐसे जो पेपर में अंदर भी जो सेक्शन है छोटे छोटे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के, उनको उनके लिमिटेड टाइम के अंदर खत्म करने की कोशिश करें, तो ओवरऑल पेपर आपका टाइम में खत्म होगा। ओके, तो आपका मेंस का सिलेबस, जैसे आपने 24 का मेंस दिया, कितनी बार आपने रिवाइज कर लिया होगा? अब गिना तो मैंने नहीं था, लेकिन मैं ये करता था कि हर महीने कोशिश करता कि एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए हर महीने पेपर से पहले। हाँ, ओके। तो मुश्किल बहुत है ना वो ऐसा, क्योंकि पर मेरे लिए क्या था कि मेरे नोट सारे बन चुके थे। नोट जब एक बार पूरे बन जाते तो फिर चीज़ थोड़ी आसान हो जाती है। अब आप सोचो, आप 12-13 घंटे पढ़ रहे हो, आपने थोड़ा बहुत लूसन पढ़ लिया, थोड़ा बहुत अगर एमपी पढ़ता था परीक्षा दाम से, इसके अलावा बहुत होता है। अगर आप 10-12 घंटे पढ़ लो तो मतलब मोर देन इनफ है। ओके, आराम से आपको महीने भर में सिलेबस, अगर रीडिंग की बात करें तो हो जाएगी। और थोड़ा बहुत टाइम आपको हो सके तो अगर आपकी आंसर राइटिंग पेपर नज़दीक नहीं है तो आप आंसर राइटिंग करते रहो, तो खूब रिवीजन होगा इसका। तो किसी भी एस्पिरेंट्स को आंसर राइटिंग की शुरुआत कब कर देना चाहिए? जैसे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसको आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए, या फिर टॉपिक के साथ? देखिए, ऐसा होता है कि आंसर राइटिंग थोड़ा सिलेबस पढ़ने के बाद करें। ओके, जैसे कि मान लिया आपने पॉलिटी पढ़ाई कर ली, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि 30-40% सिलेबस खत्म कर लें, उसके बाद आंसर राइटिंग चालू कर दें। और डेफिनेटली आंसर राइटिंग उसी करोगे जो आप पढ़ चुके होगे। बिल्कुल, ये ज़रूर है आंसर राइटिंग चालू कर दें, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी समय के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने 30-40% सिलेबस कवर किया है, तो आप हफ्ते में एक टेस्ट लिख लो, 15 दिन में एक टेस्ट लिख लो। लेकिन जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो फिर इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। फिर हफ्ते में 2 टेस्ट एकदम रेगुलरली, अलग अलग पेपर्स के। एग्ज़ाम नज़दीक हो और बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि अब हाँ सिलेबस पूरा तैयार है, आप लिख सकते हो, तो अब डेली एक टेस्ट लिखो। तो मतलब वो एक सक्सेसिव प्रोसेस है। पहले आप हफ्ते में एक लिखेंगे, 15 दिन में एक लिखेंगे, हफ्ते में 2, फिर ऐसे करते करते आपको उस स्टेज तक पहुंच जाना है कि एग्ज़ाम पास आने पर आप हर दिन एक टेस्ट लिख रहे हो। ओके, तो जो एस्पिरेंट्स बार बार मेंस में फेल हो रहे हैं, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनने कंटिन्यू 4 मेंस भी लिख ली हैं, 5 मेंस हो गए हैं और उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं? उन्हें अपनी रणनीति में कहाँ पर बदलाव करना चाहिए? उसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि वो तो कॉपी देखने के बाद ही पता लगेगा। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो ऐसा कोई एक ट्रिक तो है नहीं कि वो बता दें और ऐसा काम करें, क्योंकि सुनने में तो लगेगा कि हमारी कॉपी में सारी क्वालिटीज़ हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने आसपास जो भी आपके हों मेंटर्स है ना, इंस्टीट्यूट्स में या कहीं और आपके फ्रेंड सर्कल में, कॉपीज दिखाएं और हमेशा उसमें कमी निकालने की कोशिश करें। कभी इस ओवर कॉन्फिडेंस आना बेकार है कि हमारी कॉपी तो बेस्ट है, बस हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोशिश बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि मैंने और भी लोग अभी रिजल्ट आए तो काफ़ी लोगों ने कॉपीज़ दिखाई, तो उनको पहला बात तो नहीं कही कि हमारी कॉपी है तो अच्छी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं, कॉपी में कई गलती निकल आती हैं। मेरी कॉपी भी है ना, कोई चेक करे उसमें और गलती निकल आएंगी। तो जब तक सिलेक्शन ना हो सुधार करते रहें, बस इसी पे ध्यान दें। कभी ये तो अपने मन में गलत चीज़ें सोचे भी नहीं कि कॉपी बेस्ट है। और एक बात मेन है कि जो आप बोल रहे हो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि जब हम मेंस देते हैं ना, तो मेंस हम दे रहे होते हैं, उससे हमने पहले सिलेबस बहुत दिन पहले पढ़ा होता है। और कोचिंग में टेस्ट तो क्या होता है कि आपने हफ्तेवार पढ़ा और संडे को टेस्ट दिया है। तो कोशिश ये करें कि आप हिस्ट्री का पेपर, अगर आप वर्तमान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए आज मैंने हिस्ट्री का रीजन पूरा कर दिया, तो मैं हिस्ट्री का पेपर लिखूँ 15 दिन 20 दिन बाद, क्योंकि मेंस में यही होता है भाई 5 दिन 6 दिन लगातार पेपर है, आप हर दिन तो पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो आप पुराने पढ़े आधार पर पेपर लिखते हो। तो अगर आप 15-20 दिन पुराने रिवीजन के आधार पर अगर आज 70-80 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी होगी, फिर सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप दे रहे हैं आपका हो क्यों नहीं रहा, फिर नंबर आएंगे। ओके, तो मेंस में जैसे 6 पेपर हैं, तो ऐसा होता है क्या कि मेंस में कुछ पेपर्स पर हम ज़्यादा फोकस कर दें या कुछ पर थोड़ा सा बाद में? किसी भी एग्ज़ाम में ये सब काम मैंने कोटा में ट्राई कर लिए थे, है ना। मैंने क्या किया कि एग्ज़ाम पास आए तो मैंने सोचा कि मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, मतलब स्कूल में तक मेरा मैथ ठीक था, लेकिन बिकॉज ऑफ जो वहाँ माहौल था, जो भी प्रेशर था, मैंने डिसीजन किया कि मैथ के कुछ टॉपिक छोड़ दूँ। केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। जब मेरा शायद 2017 की साल था, 17 का जो मेंस हुआ,
18 का साल था, हाँ 18 का जो मेंस था उसमें केमिस्ट्री वो टफ आई थी, और वो मतलब हिस्टोरिकली टफ थी, क्योंकि मेंस में इतनी टफ हिस्ट्री पिछले कई सालों में पूछी गई थी जेई मेंस में। मैथ में पढ़ के छोड़ के गया था, मतलब ऐसे छोड़ के गया था कि मैं देखा कि यार मैथ का ये वाला टॉपिक है, अटेम्प्ट ही नहीं करना, मतलब इजी हो तो भी अटेम्प्ट नहीं करना। तो हुआ क्या कि ऐसी चीज़ों में क्या होता है, जब आपका समय खराब होता है, समय खराब है, वही चीज़ टफ आ गई या वही चीज़ ज़्यादा पूछ ली गई तो आपका ओवरऑल फिर पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सीट्स कम है डेफिनेटली, फिर उसमें से हमें लगता है कि हमें टॉप रैंक्स में जाना है इसी पोस्ट के लिए, तो टॉप में आप तभी पहुँचेंगे तब आपके सारे स्टेज जो है एग्ज़ाम के, पेपर 6 और फिर इंटरव्यू, सब में परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो किसी को नेगलेक्ट ना करें, कोशिश करेंगे सब में आपके मार्क्स बढ़ें। वो चीज़ तो नेचुरली हो जाएगी कि आपके किसी में मार्क्स ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना। भाई मैंने भली सब पर बराबर ध्यान दिया और सब में कोशिश करी नंबर लाने के लिए, सब में नंबर बराबर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ तो हमारे एक एप्टीट्यूड रहता है जो कि हमें किसी सब्जेक्ट में फ़ायदा पहुँचाता है और कोई सब्जेक्ट हमें बुरा लगता है, तो वो चीज़ें नेचुरली हो जाएंगी, लेकिन ध्यान सभी पर दें। ओके, मेंस के सिलेबस को आपने कैसे कंप्लीट किया? मतलब सिलेबस में जो आयोग ने दिया है उसको टू द पॉइंट तैयार किया था या डीप में जाकर पढ़ा था आपने? नहीं, टू द पॉइंट ही किया था। डीप में तो देखो मैंने बोला ना भाई, आप जब रीडिंग कर रहे हो तो पूरा अपनी कहानी क्लियर कर ली पॉलिटी की, आपने पूरा फंडामेंटल लाइट डीपीएसपी के जो भी कंसेप्चुअल बैकग्राउंड हो सकता है आपने वो क्लियर कर लिया, लेकिन कॉपी में लिखने के लिए आपको चीज़ याद होनी चाहिए। तो फिर आप नोट्स बना लो, जो मैंने बताया कि मैंने अपने सीनियर से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले लेकर कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, फिर वो कितने ही हों। अगर 50 ही बने तो 50 लिख लो, इसका मतलब कि अगर उस तरीके से क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब कि आपका जो भी मेंस का पेपर होगा वो इनसे बाहर तो नहीं जाने वाला। कहने का मतलब यही कि कंसेप्ट क्लियर कर लें, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, उसके लिए नोट्स मेकिंग ज़रूरी है। ओके, आपने अपने आंसर राइटिंग को या अपने आंसर्स को यूनिक और हाई स्कोरिंग बनाने के लिए कौन से पॉइंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा? यही स्किल्सिंग के 2 मार्कर हो तो उनमें आप पॉइंट्स का यूज़ करें, मल्टीपल पॉइंट्स का। प्रेजेंटेशन में थोड़ी वैरायटी लेकर आएँ, कॉपी एकदम ना फ्लैट नहीं दिखे कि वह शुरू से लेकर अंत तक आपने उसको एक जैसे फॉर्मेट में लिख दिया। लगना चाहिए कि आपने हर क्वेश्चन में कुछ कहते ना कि कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करी है। जैसे मैं क्या करता था, मैंने एक अपनी अलग से कॉपी बना रखी थी कि टोटल पॉसिबल डायमेंशन 7 मार्कर के क्या हो सकते हैं, और मैंने इससे ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन सोचे कि 7 मार्कर को इतने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, 1 2 3 नंबरिंग करके, लीनियर फॉर्मेट में, किसी बीच में कोई मैप बनाकर उसको लाइन से दिखा देने पर, कोई क्लाउड स्ट्रक्चर हो सकता है। ऐसे मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल डायमेंशन अपनी कॉपी में लिख लिए थे। तो मैं हर बार पेपर देने जाता तो मैं कोशिश करता कि सारे डायमेंशन का पेपर यूज़ हो। आप सोचो ना, कॉपी अच्छी दिखती है, परीक्षा में अच्छी क्यों देती है? क्योंकि उसमें ना हर चीज़ अलग अलग, कहीं टेबल है, कहीं कोई डायग्राम है, तो कॉपी पढ़ने में ऐसा लगेगा कोई मैगजीन पढ़ रहा है, एकदम इंटरेस्टिंग, उसमें डायग्राम चित्र वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो दिखने का बड़ा रोल है, उसमें मैंने काम किया, क्योंकि कंटेंट ना जो भी बहुत समय से तैयारी करें, कंटेंट सबका लगभग एक जैसा हो जाता है। बिल्कुल सेम सोर्स से पढ़ाई कर रहे हो, कंटेंट में कहाँ से कुछ नया ला दोगे, इसलिए प्रेजेंटेशन मस्ट है। ओके, तो अभी जैसा कि 2025 का मेंस होने वाला है जी, तो उन एस्पिरेंट्स को जो 2025 का मेंस लिख रहे हैं अभी क्या करना चाहिए? अभी तो क्योंकि समय कम है, हो सकता है कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाए, तो 2 महीने हैं, तो आप वही जैसा टेस्ट लिखें। आप कोई बहुत मेजर चेंजेस वैसे ना करें कि किसी कॉपी देख ली तो अपन एकदम अपना लिखने का पैटर्न बदल दिया, जैसे लिखना है वैसे लिखें, पेपर पूरा करें, प्रेजेंटेशन में विशेष ध्यान दें, और सोर्स सब लिमिटेड कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम पास है, तो मिनिमम मतलब रिवीजन करें कि जो मिनिमम सोर्सेस है आपके, कम से कम सोर्सेस से ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन, और डेली एक टेस्ट लेकर असेसमेंट करें बस। ओके, तो जैसा आपने बताया डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या मैप्स हो, वो आप अपने क्वेश्चंस में रेगुलर यूज़ करते थे या फिर कहीं कहीं पर करते थे? रेगुलर। इवन ज्योग्राफी में तो मेरा ये था कि अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही वैसा ना आए कि जिसमें स्कोप नहीं है, देखिए रिमोट सेंसिंग और जीआई वाला जो पोर्शन था उसमें कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते थे, नहीं तो मैंने मैप को तो हर एक क्वेश्चन में ज्योग्राफी में लगा ही दिया है। कोई बेकार, हर 10 मार्कर में, हर एक 7 मार्कर में, ज्योग्राफी में तो मैंने मैप इवन 2 मार्कर में लगभग हर क्वेश्चन में लगा देता था। शायद ही कोई ऐसा छूट है इसमें नहीं हूँ। इवन मैंने 2022 में क्योंकि कॉपी बड़ी आई थी तो एकदम मुझे लगा कि कैसे मैनेज होगा, तो मैं उस समय तक मैप यूज़ नहीं किए थे किसी भी टेस्ट सीरीज में 22 से पहले तक, लेकिन फिर मैंने मेंस में भी स्ट्रीम में फिर मैप यूज़ करना चालू कर दिया, क्योंकि कॉपी भरी नहीं पा रही थी। केवल इकोनॉमिक्स हुआ और अपना सोशोलॉजी, पॉलिटी, इनमें स्कोप नहीं होता डायग्राम बनाने के। बाकी एथिक्स में भी अगर आप थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी से पढ़ें तो कुछ फ्लो चार्ट्स, किसी ऐसे डायग्राम्स का यूज़ हो सकता है। ओके, 2024 का आपने जब मेंस लिखा था तो
6 के 6 पेपर में आपसे कुछ क्वेश्चन छूटे थे या फिर नहीं, टोटल अटेम्प्ट हुआ था। हाँ, बस ये हुआ था कि जो नहीं बन रहे थे 2 मार्कर उनको छोड़ा था। बाकी 7 मार्कर 10 मार्कर मैंने अटेम्प्ट तो सारे किए। सारे। ओके। जैसे क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें जो स्पेस रहता है उस स्पेस में हमें कंप्लीटली भरना चाहिए या फिर कुछ लिमिटेड शब्द ही लिखना चाहिए, जैसे चाहे वो 2 मार्कर हो, जैसे जो लाइन मिलती है 2 मार्कर में तो 2 पॉइंट लिखें या फिर जितने पॉसिबल। अब जैसे देखिए डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अभी जो पॉवर्टी रेट है इंडिया क्या चल रहा है, तो फिर आप सीधा लिख दोगे कितनी पॉवर्टी रेट है। या फिर SDG गोल्स के बारे में पूछा गया कि क्या रैंक आई, तो उसमें स्पष्ट पूछा गया कि आपको रैंक बतानी है सिर्फ। लेकिन उसने बोला कि SDG, उसने अभी नहीं पूछा कि SDG में क्या पूछना है। SDG में कई सारी चीज़ हो सकती हैं। तो पहली चीज़ सब क्या करोगे, अगर स्पेसिफिक रैंक नहीं पूछी गई या कोई SDG का गोल नहीं पूछा गया नंबर करके, तो फिर आप SDG की डेफिनेशन भी दो, फिर आप पूरी चालान भरो। SDG गोल बताओ, डेफिनेशन क्या है, किसने जारी किया, कब जारी किया, कब तक है, कितना क्या इंडिया की रैंक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। कोई भी फिक्स करेगा 2 पॉइंट 3 पॉइंट। लेकिन हाँ, अगर उसने स्पेसिफिक नहीं किया है कि आपको फंडामेंटल राइट्स बताने हैं नंबर 21 वाला, नंबर 19 वाला, तब तक तो छोड़ें, लेकिन बाकी आप तो भरना है पूरा। पूरा? हाँ, चाहे वो बड़े क्वेश्चन में हो चाहे वो 2 मार्कर छोटे क्वेश्चन में हो, पूरा भरना है। पूरा भरना है। अब मैं इंटरव्यू पर आगे बढ़ना चाहूँगा। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की? इंटरव्यू तैयारी पहले तो 21-22 में तो मैंने खूब मॉक इंटरव्यू दे लिए थे, तो पूरी तैयारी भटक गई थी, है ना। उसका नतीजा दिखा भी नंबर्स में 63 मार्क्स से 2022 के अटेम्प्ट में। फिर अभी 2024 में मैं गुना में कोचिंग थी, गुना की लोकल कोचिंग है, मतलब वहीं की नेटिव शिवरी कोचिंग क्लासेस। तो जब मैं गया तो मेरा परिचय हुआ वो सर से। मैं किसी अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ गया था। तो फिर मुझे अच्छा ऐसा लगा कि उनका इंटरव्यू लेकर सर का जो पॉइंट ऑफ व्यू, महेश सर उनका नाम, उनका अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू लेकर। उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए पहले, तो 7-8 बार इंटरव्यू दे चुके, तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत पुराने समय से, गौतम सर के ज़माने से, जब नंबर कम मिला करते थे, टफ बोर्ड थे। तो उन्होंने मेरा जो कहते हैं ना अप्रोच थी इंटरव्यू लेकर, उन्होंने पूरी चेंज कर दी। मुझे हमेशा लगता था क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा पैनिक हो जाना, या फिर अननेसेसरी कुछ चीज़ों के कई आंसर सीधे सीधे ना देना। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपने मान लो ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया, तो नहीं पूछते हैं कि आप इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा है सिविल सेवा में। तो बेसिक क्वेश्चन है जो कि 21-22 में दोनों साल पढ़ने के बाद भी, कई सारे मॉक देने के बाद भी मेरे तैयार नहीं पाए। और मैं क्या करता था कि मान लीजिए मैंने आज नंबर 1 कोचिंग में जाके दिया अपना मॉक, और उन्हें सेम क्वेश्चन पूछा, मैंने कुछ आंसर दिया कि मैं इंजीनियरिंग करने का ये फ़ायदा इसलिए आना चाहता हूँ, वो बोले नहीं यार आंसर सही है नहीं। फिर उन्होंने जो बोला मैंने मॉडिफाई कर लिया, फिर दूसरी कोचिंग में जाके मैंने बोला वही आंसर जो उन्होंने मॉडिफाई करवाया, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये आंसर सही नहीं है। इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। कि एक आंसर परफेक्ट होना चाहिए ना, कुछ तो एक आंसर ऐसा होगा कि जो सामने वाले की भूख को शांत कर दे कि हाँ भाई इसने आंसर इसका अच्छा दे दिया। बिल्कुल। फिर वो सब अपने अपने लिमिटेड ज्ञान के आधार पर हमारे इंटरव्यू को अपने सबसे करते जाते हैं। वो सर ने मुझसे बस एक क्वेश्चन पूछा जिससे मुझे लगा कि नहीं यार इनकी अप्रोच अच्छी है और यहाँ से काम बन जाएगा। मैंने उनको ये सब बातें बताई कि बहुत ये सब होता है ना, सीख जाते हैं, लॉजिकल दिमाग हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता तो वो सोशियोलॉजी वाले को लेंगे ही नहीं। मतलब एक प्रकार से आप ये दिखा रहा है कि इंजीनियरिंग वाले को ये सब एडवांटेज है, शायद इनके ये सब गुण BA वालों में नहीं हो। बिल्कुल, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब सोचो ना कि ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला भाई सिंपल से आंसर देना है। क्या हुआ, ग्रेजुएशन करना था, उन्होंने ग्रेजुएशन को मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा इंटरव्यू में। क्यों रखा? क्योंकि उनको कुछ एक सर्टेन लेवल का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए किसी व्यक्ति में, जिसके आधार पर वो ये मान लें कि आप काम करने योग्य हो। इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन करा। उन्होंने नहीं बोला विषय कौन सा हो, क्योंकि विषय कोई योगदान है नहीं। बिल्कुल। केवल वो 3-4 साल का एक बौद्धिक विकास है जो कि ज़रूरी है। तो उन्होंने यही बोलना है कि सर इंजीनियरिंग के दौरान मेरा बौद्धिक विकास हुआ है जो किसी दूसरे विषय से भी मेरा होता, और ये ज़रूरी, मतलब ये मेरे लिए काम को सीखने और काम को करने में उपयोगी रहेगा। ये योगदान था इंजीनियरिंग का। अब मैं बोलूँ अब भाई आप खुद सोचो कि ईंट कैसे बनती है, उसमें सेल सेवा में क्या उपयोग? कोई उपयोग नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती कि मेरा दिमाग लॉजिकल काम करता है, दिमाग ऐसे काम करता है, तो कुछ नहीं होता। क्या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जाकर सिविल सेवा में टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते क्या? उनको सब आता है, सब फ़ोन चला रहे हैं। तो
थोड़ी चीज़ें ख़राब थी जो उनके कारण मैंने अप्रोच अपनी चेंज करी। ओके, तो वही है कि इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू का कितना महत्व है, कितने इंटरव्यू दे देना चाहिए फिर भी एटलीस्ट? 2024 में तो मैंने एक भी नहीं दिया। ओके, है ना, 0 मॉक इंटरव्यूज़ थे। उन्हीं ने जो अपनी सर से मेरा जो डिस्कशन होता था डेफ को लेकर, जो भी उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, उन्होंने बस ऐसे प्लेन बिठाकर केवल उन्होंने ये मुझसे बोला कि तुम्हारी डिलीवरी में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि थोड़ा सा मैं बोलता था तो क्या होता था कि इसमें थोड़ा सा फ्लुएंसी उतनी अच्छी थी नहीं, जो अभी भी शायद उतनी अच्छी नहीं है। उस समय तो स्थिति और ख़राब इसलिए भी थी क्योंकि एक होता ना कि मिस गाइडेंस मिल गया था कि तुम्हारे बोलने में बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, तुम्हारे बोलने में बहुत ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम उसमें परेशान हो जाते हैं कि अरे मैं क्या बोलूँ, हिंदी बोलूँ इंग्लिश बोलूँ। क्योंकि मेरे अपने मीडियम के कारण मेरे कुछ चीज़ें थी कि कुछ चीज़ों में मुझे हमेशा इंग्लिश के वर्ड्स ही ध्यान आ रहे हैं। उन्होंने बोले सब चीज़ को छोड़ो। तो फिर क्या किया उन्होंने, सिर्फ 2-3 मेरे मॉक लिए, पूरा अपना समझाने बुझाने के बाद 1-2 महीना उन्होंने ये बोला कि अब तुम्हारी डिलीवरी ठीक है, तो जो नॉलेज लेवल है वो ठीक है, पहले भी ठीक रहा होगा। क्योंकि किसी के मीन्स में अगर नंबर ठीक है तो उसका नॉलेज लेवल पूरा तो होगा नहीं, है ना। इवन अगर वो इंटरव्यू तक पहुंचा भी है तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जिसकी नॉलेज ख़राब होगी। सबको थोड़ा थोड़ा दुनिया जहाँ की जानकारी होगी इंटरव्यू पूछा जा रहा है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी, वो थी हॉबी। तो उस पर तो मैंने पहले से ही काम करना चालू कर दिया था और ये सब मेन चीज़ थी। तो मॉक इंटरव्यू का मैं मानता हूँ कि उतने दे लेने चाहिए शुरू में कि भाई आप बेसिक एटिकेट्स के जाकर आकर बैठना। अगर कॉन्फिडेंस बहुत ही कमज़ोर है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे हैं, एकदम आपके शब्द निकलना बंद हो गए हैं, इवन कई सारे मैंने ऐसे किस्से सुने हैं कि भाई मॉक इंटरव्यूज में लोग गए और रोने लग गए। प्रेशर बहुत फील होता है ना। बिल्कुल। अगर उतनी स्थिति खराब है तो भाई मॉक दो, कम से कम बोलने मुंह से कुछ निकालने की स्थिति तो हो जाए। लेकिन अगर जो सिलेक्टेड लोग हैं भाई वो सिलेक्टेड हैं, ऑलरेडी फेस कर चुके हैं आर्गुमेंट इंटरव्यू, तो फिर बार बार मॉक इंटरव्यूज ना देने जाएँ। जा भी रहे हैं तो उनके जो फीडबैक है उन पर ज़्यादा जोर न दें, क्योंकि वो भाई उन्हें पैसे तो ले लिए इंटरव्यू के, तो सर्विस अच्छे से दी गई उस पैसे की जो उन्हें लिए, तो कुछ ना कुछ फीडबैक दे ही देंगे। मतलब कुछ कमी भी नहीं होगी ना, तब भी लिख देंगे कि चलो टाई खराब है, ये खराब है। वो एक पैटर्न बन गया कि वो बटन खोल के बैठना है। अब आप ये सोचो किसने बोला कि ये बटन खोल के बैठना होगा? ये केवल क्या हुआ, किसी ये व्यक्ति ने बोला तो बाकी के सारे इंटरव्यू, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है तो वो सब उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल भाई बटन खोलना था तो लगाया क्यों गया? तो जो अननेसेसरी है, इवन आयोग में कई लोगों को डांट पड़ चुकी है। तो थोड़ा सा ना वो जो पैटर्न बन गए हैं, कन्वेंशन स्थापित हो गए अननेसेसरी, बाल ऐसे हों, ये ऐसे हो, मतलब जेंटलमैन की तरह जाएं ना, ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर रखें। इवन इस बार मैं सूट पहन कर नहीं गया, है ना। मेरे दोस्त बोल रहे थे कि सूट पहन कर नहीं जा रहे हो। ऐसे और भी मुझसे पहले लोग गए जो बिना सूट के गए और उनके मार्क्स आए। तो क्या पहने हो क्या नहीं पहने हो वहाँ इतना कोई मैटर करता नहीं। वही वो आयोग में इंटरव्यू लेने वाले लोग वो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि वो कपड़े पहनने करने से जज कर लेंगे। और इनको भी पता है कि आप एज ए स्टूडेंट आए, वो कितनी ड्रेसिंग सेंस होगा, है ना। थोड़ा सा ये नहीं कह रहे कि लाल पीली शर्ट पहन जाओ, लेकिन थोड़ा सिंपल सोबर हो, सूट पहन के कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही ऊपर नहीं चल जाती चीज़ें, वो मैटर नहीं करता। मुंह से जो बोल रहा है उस पर ध्यान दो, ना कि ये पूरे मेकअप पर। बिल्कुल। ओके, इंटरव्यू में आप कितना कॉन्फिडेंट थे और जब आप इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकले क्या लग रहा था, कैसा इंटरव्यू रहा और आपके मार्क्स कितने थे इंटरव्यू में? नहीं, इस बार 140 थे। ओके। और 2022 में थे 63। तो इस बार तो देखो कॉन्फिडेंस का एक रीज़न ये था कि तैयारी बहुत अच्छी थी। इवन जब 1-8 महीने पहले मेरी घर पर बात हो रही थी तो हमारी डिस्कशन होता था घर पे सारी चीज़ों का, पढ़ाई वढ़ाई को लेकर। तो मैंने बोल दिया था, मैंने इस बार तो ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू कल हो जाए तो कल नंबर अच्छे हैं, क्योंकि मतलब कॉन्फिडेंस होता है ना कि बेसिक क्वेश्चन इंजीनियरिंग क्यों करनी है, ऑलरेडी सिलेक्टेड होकर क्यों इसमें आना है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन बस तैयार किए थे और ये पूछे गए इंटरव्यू में। और बेसिक करंट अफेयर्स अच्छा से तैयार था इस बार। और ये भी शायद रीज़न था कि ऑलरेडी जॉब थी तो शायद उतना प्रेशर फील नहीं हुआ कि भाई जॉब में तो हूँ, ये तो चली नहीं जाएगी, खराब भी हो गया तो। और जब मैं वहाँ से वापस आया इंटरव्यू से, तो मैंने क्या किया कि एकदम पीठ दिखाकर वापस नहीं आया। गेट बंद करते समय मैंने थोड़ा सा वापस मुड़कर, आप सोचो ना कि इंप्रेशन खराब ज़्यादा है, आप एकदम कोई जैसे मीटिंग हो रही है, आप एकदम गेट से बाहर चले गए। थोड़ा सा ज़्यादा समय हल्का सा ग्रीट कर शायद नमस्ते करें, थैंक यू करें या जो भी करें, लेकिन उनको लगना चाहिए कि आप जाते समय उनको आपने एकदम कहते ना कि ग्रीट किया, फिर आप रूम से जाएं, उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू बोर्ड पर। ओके, तो फाइनल आप इस पॉडकास्ट को अब मैं एंड करने की ओर हूँ। एमपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या फाइनल आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि भटकाव कम रखते हुए अपने आप पर भरोसा करें, और अगर लंबे समय तक कहीं किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, प्री मेंस या इंटरव्यू, तो थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करें, क्योंकि कमी जो है वो हमारे अंदर ही है ना। जो मैंने फील किया 2022 के इंटरव्यू की बात की, लगता है कि अरे कुछ है जो शायद
बोर्ड नहीं समझ पाया कि हम इतने अच्छे हैं, हमें देख नहीं पाए, ऐसा नहीं है। आप कमी हमारे अंदर ही है। फिर भी अगर किसी कारण से किसी का लक फैक्टर या जो भी है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो प्लान पर ही फोकस करें। ओके। है ना। ओवरऑल हमारा टारगेट है कि हमारे पास जॉब हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। ओके। और वो लोग लकी हैं जो निकल गए हैं, बाकी मेहनत सब कर ही रहे हैं और हमने उस चीज़ को देखा है, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपने जो भी रणनीतियाँ बताई हैं एस्पिरेंट्स को, डेफिनेटली उनकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होने वाली हैं और आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया है। सो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं या कुछ कमेंट्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।